Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. सिमरन थापर, सिमरनप्रीत सिंह थापर, हु इज अमृता। अभी तो टफ टाइम है थोड़ा सा, एंड शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। उसके बाद हमारा अच्छा खासा घर था जनकपुरी में, उसके बाद हमें वो भी सेल आउट करना पड़ गया। विकासपुरी है रेंट पे। ये जर्नी किसको पता नहीं, बता रहा हूँ यार, बड़े खर्चे के पैसे भी नहीं निकल रहे, कैसे करें हम। एंड एक टाइम ऐसा होगा कि हमारे डेली एक्सपेंसेस निकालने बहुत मुश्किल हो गए, क्लोज कर दिया। तो उन्होंने मनप्रिय को देख लिया ऊपर, तो कहती है मदाम कम कल ही हमने आर्टिकल पोस्ट किया है, विद इन 15 मिनट्स, मानोगे विद इन 15 मिनट्स। और मेरा फ्रेंड बोलता है ये भी कोई पहचानने की जगह। Hello and welcome to our latest episode of Edge Talks, where real stories meet raw journeys. Today's stories begin with a mother's dream, a son's fearless leap, and a family's united strength. From a small local stall to becoming one of Delhi's most adored ethnic beer brand, this legacy wasn't built overnight. It was crafted with heart, hustle, and heritage. A brand that does not just sell outfits, it creates emotions, celebrates traditions, and defines timeless stories. Today, we have with the visionary who turned dream into reality. Please welcome Simranpreet Singh, the driving force behind label Amrita. Thank you so much ji, Ananya ji. Special thanks to Edge Talks for inviting me here, and I'm very excited. And मुझे लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे आए थे पॉडकास्ट ऑफर, बट जब हम स्मॉल स्केल बिजनेस से ऊपर आते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा जर्नी होती है ना, जो इमोशनल भी होती है, तो कई बार हम मेंटली रेडी नहीं होते। तो दिस ईयर आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो लेट्स सी क्या होता है। सिमरन जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि लेबल अमृता के पीछे असली कहानी क्या है? ओह, ये तो बहुत लंबी कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से लोग पूछते हैं इन एवरी सिंगल रील। डीएम तो भर भर के आते हैं यार, हु इज अमृता। ना मेरी वाइफ का नाम मनप्रिया, आपका नाम सिमरन, अमृता कौन है? बताता हूँ जी, अमृता इज माई मदर्स नेम, अमृत कौर मेरी मदर का नाम है। एंड समझ लीजिए मैं उन्हीं का कॉपी पेस्ट हूँ। एंड उन्होंने ही जर्नी शुरुआत की थी हमारी लेबल अमृता की, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो जब आपकी माँ ने ब्रांड की शुरुआत की, तब आपकी एज क्या थी? तब आपका क्या विजन था? एज थी मेरी उस टाइम, मैं अराउंड था 6th क्लास में था, मैं छोटा सा था मैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, आई बिलोंग टू वेरी एफ्लुएंट फैमिली। मेरी मॉम, मेरे डैड बहुत अच्छे खासे थे, रिच थे। बट सडनली माई डैड वर्क्स इन रशियन एम्बेसी दैट टाइम एंड एज अ कल्चरल हेड। बट उनको भी शौक था बिजनेस में जाने का, एंड उनके होता है ना जो यूजली उनका फ्रेंड सर्कल खींचता है, यार आपके इतने लिंक्स हैं, ओके उस लेवल पे आके बहुत सारे लिंक्स बन जाते हैं बंदे के यार, बड़े बड़े लोगों से। सो उनके फ्रेंड्स उनको बोलते रहे यार बिजनेस में आओ। उस टाइम पे नया केबल टीवी का काम चला था बहुत ज़्यादा, उस टाइम बहुत स्किल अप था। जितने पुराने लोग हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, जब नया केबल टीवी आया था। तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स ने बोला यार बिजनेस में आओ, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लिंक्स बहुत अच्छे हैं। सो वो गए एंड उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी, सेविंग सारे लगा दी अपनी बिजनेस में। एंड कई लोग ना बहुत भोले होते हैं बिजनेस के लिए, या फिर कई बार लक काम नहीं करता, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। सारा उनका सेविंग गया। उसके बाद हमारा अच्छा खासा घर था जनकपुरी में, उसके बाद हमें वो भी सेल आउट करना पड़ गया। उसके बाद हम विकासपुरी है रेंट पे। ये जर्नी किसको पता नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम विकासपुरी है रेंट पे जी। एंड बहुत ज़्यादा जब कहते हैं जब दिक्कतें आ जाती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाती है, तो वो एक साथ आती हैं। एक साथ आती है कि यार बड़े खर्चे के पैसे भी नहीं निकल रहे, कैसे करें हम, है ना। सो मुझे अभी तक याद है 6 और 7 में, 6th क्लास में स्कूल में था मैं, एंड आवाज़ आई सिमरन थापर, सिमरनप्रीत सिंह थापर, यस मैम आपकी फीस जमा नहीं हुई है, आप अभी आप पढ़ नहीं सकते, बाहर जाओ। मैम शॉक में यार बच्चा छोटा सो क्या पता। तो घर आके मेरे को बोला मैं क्या हो, कहते आप अभी तो टफ टाइम है थोड़ा सा, फिर करा देंगे, जमा करा देंगे। तो वो नहीं तो अनदर डे मुझे बोलते थे यार आप बाहर हो, आपकी फीस जमा नहीं, अभी नहीं पढ़ सकते आप, डिले हो गई फीस आपकी, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद बट मेरी मॉम ने हार नहीं मानी, जबकि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग था। आप समझ सकते हो जब बंदा इस लेवल पे हो, है ना, तो मिडिल पे नहीं बिल्कुल लो पे आके जमीन उसको जिंदगी पटक दे नीचे, तो
कैसा उसको डील करते हैं। आजकल के लोग, हम तो लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारा इतना सेंसिटिव नहीं है, हम हार मान लेते हैं, है ना। तो मुझे अभी तक याद है, मेरी मॉम ना यहाँ पर मोती बाग गुरुद्वारा साहब है, वहाँ जाती थी, एंड हम प्रेयर में रोते हैं ना कई बार, थैंक यू बोलते हैं बहुत बार बाबा जी रिक्वेस्ट करते हैं। वन डे शी इज क्राइंग, यार बाबा जी आई नो मेरे हस्बैंड का बहुत टफ टाइम चल रहा है। मैं छोटा सा सुनता था मम्मी क्या बोल रही है, बच्चा तो यू नो यूजुअली पेरेंट्स ना सोचते हैं छोटा बच्चा क्या सुन रहा है। तो आपकी क्या एज थी लाइक उस टाइम? उसमें ये याद नहीं, मैं 6th क्लास में था, मुझे याद है 6th-7th क्लास में था उस टाइम पे मैं। एंड उन्होंने बोला बाबा जी आई नो मेरे हस्बैंड का भी टफ टाइम चल रहा है एंड ही इज स्ट्रगलिंग, बट आपने मेरे हाथ तो दिए ना, आपने मेरे हाथ तो दिए हैं, मुझे काम बख्शो, मैं कुछ काम करूंगी, इस चीज़ से मिलकर बाहर निकलेंगे। सो उसके बाद हम विकासपुरी रेंट पे शिफ्ट हुए, एंड एक टाइम ऐसा होगा कि हमारे डेली एक्सपेंसेस निकालने बहुत मुश्किल हो गए। डैड इज कीप स्ट्रगलिंग, यार कुछ करना है कुछ करना है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, पर कई बार होता है कि यार बंदा ना जब शॉक लगता है ना एक से बंदा यहाँ से यहाँ आता है, तो उसको उभरने में टाइम बहुत लगता है। उसके बाद एक बार फिर उसके बाद मेरी मॉम ने बोला कि यार कुछ बात तो मन नहीं रही, मैं ही कुछ काम शुरू करती। सो हमने विकासपुरी मेन मार्केट में एक छोटी सी शॉप थी, क्योंकि बड़ी शॉप तो हम ऑब्वियसली जब डेली एक्सपेंसेस हम निकाल नहीं पा रहे अपने, तो कैसे शॉप रेंट करेंगे या फिर कुछ परचेज करेंगे। तो हमने कहा चलो शॉप देखते हैं। तो शॉप के रेंट भी इतना छोटा छोटा, आप इन सेंस कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जो शॉप बस इतनी शॉप थी, एंड उसका भी रेंट हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा ये दिस टू एक्सपेंसिव फॉर अस, यार हम घर के डेली एक्सपेंसिव निकाल पा रहे, कैसे करेंगे हम। तो उन्होंने बोला कि यार आप तो ये शॉप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो बाहर एक जगह पड़ी है, यू नो थोड़ा शॉप का वो कॉर्नर वाली शॉप थी, शॉप की जगह पड़ी थोड़ी सी बाहर सड़ा के, बाहर काउंटर लगा लो आप। तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि हम कुछ कपड़े डाल के वो काम शुरू कर सके, बट मेरी मॉम की ड्रेसिंग सेंस एंड फैशन सेंस आर एक्सलेंट। लोग रोक के बोलते रहे कि आप यू आर कैरिंग इट वेरी वेल, आप बहुत अच्छा पहनते हो। उनका पैशन भी था इस चीज़ में। सो उन्होंने बोला चलो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, यू नो होते हैं डैंगलर्स, यू नो टॉप्स, है ना, बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हमने सोचा यार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसमें कम लग रही है, तो उससे शुरुआत करते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो, मैं मेरे ब्रदर जो बैठे हैं यहाँ पर गगन जी, उन छोटे छोटे सरदार जी क्यूट से और एक हमारी मॉम साथ में हमको लेके बैठी हुई हैं, और पर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे धूप पड़ रही है। और आप लोग स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल जाते हैं, स्कूल से यहाँ पर आते थे जैसे तैसे करके। उन्होंने स्कूलिंग के लिए तो किया था हमारा कि यार इसके बच्चे को स्कूल ही छोड़ना मतलब चाहिए। वापस से रीएडमिशन हुआ? नहीं, एडमिशन तो था हमारा, पर वो बार बार हमको निकाल लेते थे। अच्छा, वैसे वो ऐसे निकाल नहीं सकते ना, हाँ। पढ़ाना पड़ता ही है स्कूल वालों को, पर वो ना बच्चे को थोड़ा ह्यूमिलेट करते थे, घर आके तो आपका बोलेगा। प्राइवेट स्कूल था? हाँ प्राइवेट स्कूल था हमारा, जनकपुर में भी मिशन पब्लिक स्कूल था, डॉक्टर SRS मिशन स्कूल। सो वो बार बार ना बच्चे को ह्यूमिलेट करते, घर आके बोलेगा यार ये कि मम्मा मुझे बाहर निकाल दिया, तो पढ़ने नहीं दिया उन्होंने आज। तो उन्होंने बोला था ऐसे तो नहीं चलेगा, बच्चे को पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रोटी कम खा लो यार दो, बच्चे की पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ाई तो नहीं छूटने दूंगी बच्चे की किसी भी एंगल में, ना बच्चे को स्कूल चेंज कराऊंगी मैं, ये भी नहीं करूंगी निकाल के गवर्नमेंट डाल दी, नहीं बच्चे का ये भी बच्चे का मतलब प्राइवेट में ही पढ़ाना है। प्राइवेट में ही पढ़ाऊंगी मैं उसको उनको, बट जो करना है तो हमें करना ही है कुछ ना कुछ तो उसके बाद छोटी सी हमने बाहर काउंटर लिया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैंगल्स, आर्टिफिशियल हर चीज, डैंगलर्स, मुझे हर चीज आता है। मैं सब तय लगाता होता, छोटे छोटे टॉप्स आते थे, मेहंदी में नेहा मेहंदी हर चीज, एवरी सिंगल थिंग, छोटे मोटे कॉट में काजल, आईलाइनर, सब कुछ उससे शुरुआत किया। एंड कैन यू इमेजिन हम दिन में कितने रुपए की सेल करते थे? 300-400 रुपए मैक्स। जिस दिन हमारे 1000 रुपए सेल होती है ना, हम उसे हाई फाई करते थे, मम्मा मेरे को 1000 रुपए सेल होगी आज। अलग ही खुशी होती होगी। हाँ कि यार एटलीस्ट खर्चे तो निकल रहे हैं ये तो नहीं है कि आप कुछ यू नो। तो आपकी बात को मैं अब जवाब देता हूँ। हाँ। एक बार ना मेरे ब्रदर एंड मैं तो खुद छोटा दादा था, उनके ब्रदर और मेरी मम्मी के लिए बहुत लड़ाई हो गई एक बार। तो क्योंकि हम जाते थे ना अपने रिलेटिव के पास, सारे बहुत एफ्लुएंट, सारे अमीर, तो हम बोलते रहे मामा आप किसी की हेल्प क्यों नहीं लेते? वो सारे बोलते भी थे कि हम स्टैंड कर दें, आपको ये कर दें वो कर दें, हम कहते नहीं, हम भी ना लड़ते थे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी। तो मॉम ने एक बात हमें बोली थी बिठा के एक बार, कि एक बार मैं हेल्प लूंगी ना किसी की
तो जिंदगी भर आप हेल्प ही लेते आ जाओगे, हेल्प लेते रहते, वो आप कभी आदत भी हो जाएगी, हाँ हैबिट पड़ जाएगी आपको हैबिट हो जाती है। कि आपको किसी मांगने की हैबिट पड़ जाए ना कि मुझे कर दो, स्टैंड कर दो, तो आपने खुद क्या किया। एक नॉर्मल बंदे के लिए बात बोलना बहुत आसान है, पर जो लेडी इतनी एफ्लुएंट फैमिली से बिल्कुल नीचे आके गिरती है उसके लिए बात बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको तो यूज टू है ना यार इतना लग्जरी एक्सपीरियंस करना, है ना। तो चलो ठीक है, उससे वैसे में हारे तुमको समझ नहीं आती रही, मेरा मम्मी ऐसे बोल रही है घर वालों ऐसे ने ही बोल यार, दिया वही हाँ। सही है नहीं सही नहीं बोलते ना यार मम्मी क्या बोल रही है यार, समझ नहीं आती। आप समझ आती है ना, कि बिल्कुल सही आप बोला। समझ आ रही है कि मैं सिमरन हूँ, लेबल अमृता को इतना स्टैंड तो किया ये तो कभी क्यों ना है। होता। हाँ तो यही था, तो उस टाइम तो समझ नहीं आती थी, तो धीरे धीरे करके हमने थोड़ा बहुत हमारे खर्चे निकलने शुरू हुए डेली बेसिस के। उसके बाद हमने, आप मानेंगे विद इन 4 ईयर्स 4 साल में हमने जस्ट 30,000 रुपये जमा किए थे अपने बैंक अकाउंट में। 4 सालों में? साल मेरी मॉम ने उसी काउंटर पे, सेम काउंटर पे, ठीक है, मेहनत की और 30,000 रुपये हमने 4 साल में जोड़े। कैन यू इमेजिन, बंदा 4 साल अपने एक चीज को दे रहा है, क्योंकि उसमें हमारा जोड़ना मोटिव ही नहीं था, उस पर खर्चे निकल रहे, बस बच्चे पढ़ लें, बस ये टाइम जो टफ टाइम में निकले। बट उस जमाने में भी 30,000 कुछ नहीं होते होंगे ना। कुछ भी नहीं होते वही 30,000 उस जमाने में। आप माने कि 30,000 मतलब नॉट दैट मच। अब तो वैसे ही कुछ नहीं है। अभी तो वैसे कुछ नहीं है, अब तो वैसे ही अभी तो कुछ लाख नहीं रुपए है। भी कुछ नहीं है। अभी तो लाख रुपए भी कुछ नहीं है, 30,000 तो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पर भी कुछ नहीं। हाँ, तो वो भी मेरी मॉम ने बड़ी मुश्किल से अपने कुछ अपने लिए परचेज नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, मतलब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ कुछ savings सारे में। स्टॉक मार लिए। एंड साइड बाय साइड मेरे डैड बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उनका वो बिजनेस ट्राई कर रहे थे डिफरेंट या फिर सर्विस करने की कोशिश कर रहे थे, बट कई होता लक काम नहीं करता, नहीं करता, सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे कहीं, है ना। बट पर मैं अपने डैड को, मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आपके क्लाइंट्स आते हैं यार ऐसे कैसे बात करते हो। मुझे मेरे शोरूम पे आके लोग बोलते हैं कि यार बाकी लोगों से आके मिलते हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप पहले बंदे देखे हो जो आप ऑनलाइन भी सेम हो एंड ऑफलाइन और अच्छे से ट्रीट करते हो। तो मैं सबको ये बात बोलता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को सुनता हूँ या देखता हूँ, मैं बाकी पॉडकास्ट में चेकआउट करता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार जब किसी मेल का डाउनफॉल होता है ना तो उसका करेक्टर सडनली चेंज हो जाता है। Suddenly या तो change बहुत हो ड्रिंक जाता करना है। शुरू कर देता है या अपने बीवी बच्चों को मारता मारता पीटता है। है। मेरे डैड मेरे डैड ने कभी ऐसे नहीं किया। That's sweet. मेरे डैड ने कभी ऐसे नहीं किया। मेरे डैड इतनी रिस्पेक्ट करते रहे मेरे मॉम की, इतना सपोर्ट करने की कोशिश करते रहे, अब किस्मत नहीं चल रही, काम नहीं यार तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे अब तक रियलाइज होती हैं यार, एटलीस्ट मैं उस ट्रॉमा से निकला, उस ट्रॉमा से नहीं निकला मैं, कि मेरे डैड इतना बढ़िया ट्रीट करते रहे। मुझे आज तक याद है मेरे डैड ने कभी मुझे ऐसे भी किया हो, इतने मेरे डैड बहुत, तभी तो इसी चक्कर में वो बिजनेस में आगे बढ़ने पाया कि कुछ ज़्यादा शरीफ बंदों का जमाना तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है ना। एनी हाउ उसके बाद हमने बहुत मुश्किल 4 साल लगा के 30,000 रुपये जोड़े। फिर हमने डिसाइड किया, और मेरी मॉम इतनी हमें अपलिफ्ट करती थी कि छोटे छोटे बच्चों से राय लेती थी। ऐसे नहीं, बच्चे हर चीज़ शेयर करती थी कि तुम्हें पता होना चाहिए मेरी लाइफ में क्या बीत रही है, ये एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ में आगे काम आएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब 30,000 जुड़ गए हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि थोड़ा कपड़े डाल सकते हैं, क्योंकि कपड़े का आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30,000 भी कुछ नहीं है ना। इस टाइम तो लाखों रुपये कुछ नहीं है। आप एक शॉप खोलो 25-30 लाख रुपये तो आपको ऐसे ही लग जाएंगे, ऐसे ही लग जाएंगे। मेरे को बाहर काउंटर है, टांगते थोड़े से जम्मू थाली आ जाएगी, उसमें 30,000 रुपये लग जाएंगे। स्टार्टिंग से करना फैब्रिक का ही था। हाँ, फैब्रिक नहीं था उनका, टिपिकल स्टिच्ड, हमने कभी अनस्टिच्ड सेल नहीं किया। उनका ना टेस्ट, डिजाइनिंग, चॉइस मार्वलेस, ठीक है ना। सो उसके बाद मुझे अभी तक याद है, उन्होंने सबसे पहला जो शॉर्ट कुर्ती थी रेड कलर की, मुझसे टंगवाई थी कि तू उठांग, छोटा बच्चा है, बच्चों के हाथ बरकत होती है, हमने उससे पहले मुझे ऊपर टांगी थी। वैसे काउंटर है, ऊपर तारे लटक रही हैं, मैं टांग दिया। ऑल अबाउट दैट। सो वो फर्स्ट सेल 150 रुपये की थी। मुझे याद है वो कुर्ती 150 रुपये की थी, हमें पड़ी थी 100 रुपये की, हमने बेची 150 रुपये की। ऐसा हमने शुरुआत किया था। एंड इवेंचुअली मेरी मॉम का टेस्ट लोगों ने बहुत पसंद किया। थोड़ा थोड़ा करते करते हमारी थोड़ी लाइफ पटरी पे आनी शुरू हो गई। Kept increasing. हाँ जी, पटरी पे आनी शुरू हो गई हमारी। एंड उसके बाद जो हमारी जो छोटी शॉप थी ना, हमने वो रेंट पे ले ली कि यार अब बाहर धूप बहुत है। मेरी मॉम कहती मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, डायरेक्ट धूप पड़ती है।
है ना, तो सामान सारा खराब होता है, हाँ। सारे कपड़े फेड हो जाते हैं, मैं कैसे करूँगी? तो हमने वो शॉप छोटी सी रेंट पे ले ली, बहुत आई गेस 5,000 ऐसे रेंट होगा उसको, मतलब उस टाइम पे हम 5,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल 5,000 अपने मंथली। 30,000 हाँ उसके बाद हाँ, तो हमने थोड़ा उससे अर्न करना शुरू किया कपड़ों के काम से, तो हम उस पर रेंटेड शॉप पे आ गए, छोटी सी शॉप थी, ठीक है। एंड उसके बाद एक मेमोरी मुझे आ रही है मेरे मन में, जिसके बाद मेरी मॉम से अटैचमेंट इतनी बढ़ गई ना, रिस्पेक्ट, क्योंकि हम जो छोटे होते हैं ना, हमें दुनियादारी समझ नहीं आती, क्या चल रहा है, मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं, है ना। तो आई गेस मैं उस टाइम 11th क्लास में था, नए नए मॉल्स खुले थे दिल्ली में, रजौरी गार्डन में TDI मॉल खुला था, तो सारे बच्चे जाते थे मॉल घूमने के लिए, स्कूल के बाद मॉल चलते हैं, और मेरी ड्यूटी होती थी अपने छोटी सी दुकान पे कि 2 बजे छुट्टी होती थी स्कूल की, 3 से लेकर 7 बजे तक मैं बैठता था, जब उस टाइम पे काम कम होता था, मुझे बैठाते कि चोरी चकारी ना हो स्कूल से आने के बाद। हाँ, कि तो चोरी चकारी ना हो, जब तक मैं घर के काम निपटा लूंगा काफ़ी, मेरी मॉम कहती तो जाऊंगी। उसके बाद 7 to 9 मेरे ब्रदर बैठते थे मॉम के साथ, सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सेल होती थी, मैं तो थोड़ा छोटा था उस टाइम पे, ये थोड़े बड़े हो चुके थे, उनको सेंस भी ज़्यादा थी सेल की, मैं तो करता था तय लगाने का बस तय लगाता रहा, ऑब्जर्व करता रहा क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, चोरी ना कुछ हो, कुछ सामान हो रहा है, पैकिंग करना है, बस हेल्पर था ठीक है। तो उसके बाद नए नए मॉल खुले, तो मैं अपने जाने लग गया स्कूल के बाद, मॉम बुलाती थी मुझे, यार तू 3 बजे आ जाए कर, 3 से मुझे तेरी ज़रूरत होती है। सो मैं बच्चे को शौक होता है यार, समझ आती नहीं कुछ, समझता भी नहीं, वो एज भी ऐसी होती है 11th 12th में, हार्मोन्स कुछ समझ नहीं आता, बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वो समझ नहीं आता। तो मैं जाता रहा मॉल में, करता कुछ नहीं, बैठा रहता, पर अच्छा लगता है यार, ये फुल AC मॉल है यार, क्या दुनिया नई है, बड़े बड़े ब्रांड्स, स्कूल से बाहर तो सब अच्छा लगता था उस सब कुछ लगता रहा, बैठे हुए हैं दोस्तों का वारीगर्दी कर रहे हैं, आता रहा 5 बजे। तो मेरी मॉम कोई मुझे गुस्सा नहीं करती रही, तब बोलते रही यार तू लेट क्यों आ रहा है इतना यार, तेरे को समझ नहीं है तेरी मम्मी पीछे बैठी हैं। एक बार मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई हुई इस चक्कर में, मैं कहा क्या हो गया, बाकी बच्चे भी जा रहे हैं तो मुझे क्यों बोल रहे हो आप, बाकी बच्चे भी जा रहे हैं घूमने के लिए तो मुझे क्यों बोल रहे हो, वाई मी। और कोई बच्चा किसी के, मैं पूछता था यार आप घर आके क्या करते हो, कहते हैं मैं घर जाके हम सोते हैं 2 घंटे, उसके बाद हम खेलने जाते हैं, रात को आके होमवर्क करते हैं और सुबह आके स्कूल आ जाते हैं, तो हमारा तो रूटीन यही है। तो मुझे लगता था यार, और आपको लगता था कि मैं शॉप पे मुझे लगता है मेरा अनफेयर हो रहा है, एग्जैक्टली जो काम करना मॉम को करना है ना, मुझे को बोल रहे हैं करने के लिए, मुझे को बोल रहे हैं तो दुकान पे ड्यूटी थी 1-2 घंटे की। तो एक बार जाकर ना मैं लड़ा मम्मी से बहुत सारा, मैं कहा मॉम दिस इज नॉट राइट, आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो मेरे मन में इतना चुभ गई ना, अभी तक मेरे माइंड से वो चीज़ आती नहीं यार। तब मुझे लगा यार एक बीइंग अ लेडी काम करना इस दुनिया में कितना मुश्किल है। उन्हें बोला कि तू आता है ना 3, अब तू लेट आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, मैं सुबह से वॉशरूम नहीं जाती, तू आता है तो तेरी वेट करती हूँ कि तू आएगा तो वॉशरूम जाऊंगी, जस्ट बिकॉज। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार हमारे देश में वॉशरूम्स की कितनी कमी है, अगर लेडी को वॉशरूम करना जाना तो 1 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा साहब को बाजार करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी आप जाओगे तो मुझे जाता हूँ मनप्रे के साथ, तो मैं क्या वॉशरूम ढूंढना पड़ता है, कहाँ वॉशरूम, वो टोपलम चले जाओ या फिर किसी होटल में चले जाओ, स्टारबक्स चले जाओ। तो कहती तू आता है तो मैं शॉप को ऐसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ओपन शॉप पे कोई उठा लेगा सामान, तू आता है तो मैं जाती हूँ वॉशरूम करने भी। तो वो बात मुझे इतनी चुभी ना, मैं कहा यार ये तो यार मैं इतना बुरा हूँ तो बच्चे को होता है ना, बच्चा वो फील करता है। फिर मैंने कहा कोई दोस्ती यारी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद मैंने, सिर्फ पढ़ाई और अपना स्टोर। उसके बाद सडनली मैंने अब 1 महीने के अंदर इतनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर ली अपनी कि हेल्पर से डायरेक्ट मैं बन गया सेल्समैन और अपनी उसके शॉप पे प्रमोशन, अपने शॉप में प्रमोशन। एक दिल होता है ना, मन होता है यार अब नहीं, ये तो मॉम ने जितना करना था कर लिया। उसके बाद करते करते थोड़ी लाइफ और पटरी पे आई हमारी, ठीक है। हमें लगा चलो अब थोड़ा सा इतना पैसा थोड़ा आ गया कि हम अपने कॉलेज की फीस भर सकते हैं, क्योंकि ये सच है कि कॉलेज की फीस आर वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा औखी है। एंड करते करते एक और टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ में आया। उसके बाद मेरे डैड भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे मेरे मॉम को, ठीक है। जब उनको लगा काम चल रहा है कपड़ों का, बीसी में आ गए, हाँ, उन्हें बोला कि मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी मॉम को सपोर्ट की सच्ची जरूरत थी, क्योंकि एक अकेली लेडी के लिए बहुत मुश्किल है करना, काफी मुश्किल है। एंड वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे।
थोड़ा बाहर से भी करते रहे, बाहर से उन्होंने जॉब की या कुछ बिजनेस किया तो उनको पेमेंट आई, मॉम को पकड़ा दिया, मॉम को पकड़ाते रहे वो। मैं नोटिस करता रहा कि ये तू रख, घर की लक्ष्मी। तू डिजर्व करती है, तू हमें वैसे देगी तो हम अभी हमारे घर पे ऐसा होता है, ठीक है, जितने मर्जी अर्न कर ले हम, मॉम थोड़ा जाना है, बाहर जाना है, बाहर को फॉरेन ट्रिप माना तो मैं देना 5 लाख रुपए ऐसे होता है हमारा, मतलब ऐसे कुछ नहीं। एनीहाउ, उसके बाद मेन टर्निंग पॉइंट लाइफ का हमारे लाइफ में ये आया। उससे पहले हमारा एम था जी कि चलो शॉप चल रही है पर इतना नहीं चल रही कि हमारी जिंदगी बन जाए, और मॉम का एक होता है बच्चों की शादियां हो जाए, है ना, छोटी शॉप में कोई लड़की नहीं देगा, ये छोटी सी दुकान है, क्या छोटी सी है, छोटी सी दुकानें से वो पहले पीसीओ बूथ था, अब इसमें इमेजिन कर लो आप, पीसीओ बूथ जो पहले लोगों को समझ जाएंगे, जो पहले टेलीफोन बूथ होते थे जो कॉइन डाल के कॉल करते थे, इतनी जगह थी वो शॉप की। अब कैन यू इमेजिन, उसके बाद भी बाहर स्टॉल लगाना पड़ता था शॉप, उसके बाहर स्पेस हाँ बाहर लगाना पड़ता था। तो उसके बाद हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया अपना, हमारा था एम था कि यार कॉलेज के बाद अपना बीसीए कर रहे थे हम दोनों कि उसको आईटी में जॉब लग जाएगी, थोड़ा सेटल हो जाएगा, उसके बाद मॉम को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके इंटरेस्ट क्या थे कॉलेज में या स्कूल में? हमारा देखो, जब कब सोचा कि हाँ फैशन में भी इंटरेस्ट है? इस पर आता हूँ। हाँ। देखो जब ना इंटरेस्ट तब होता है जब घर वालों के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसा, जब तुम्हें खर्चा निकालना होता है ना, वो लगता है यार मेरा क्या होगा, तो कोई इंटरेस्ट किया तेल लेने के लिए मेरे ब्रदर एक्चुअली स्कूल में हैंडबॉल के चैंपियन थे, नेशनल तक गए हुए थे, पर उनको प्रोसीड नहीं किया ऑब्वियसली क्योंकि पैसे नहीं है, फैमिली इश्यूज। इनको बोला एक बार आप शिमला जा रहे हैं सारे खेलने के लिए, नेशनल के लिए 700 रुपये लगेंगे, नहीं थे। कितनी बार मन को मारा होगा। हाँ, अभी तक वो कहते हैं यार स्पोर्ट्स में मन था बढ़ाने का, चलो किस्मत की आप पहुंचेगी ना। उसके बाद हमने कॉलेज ज्वाइन किया हमने, एंड उसके बाद एक जैसे लगा ना कि हमारी जिंदगी उठ रही है, एकदम से धड़ाम एक और शॉक, मेरे डैड का एक्सीडेंट उठ गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया मेरे डैड का। एंड कोई स्कूटर में जा रहे थे, वो उसने उड़ा दिया, तो दोबारा हम अब क्या करें, क्योंकि अब हमने पैसे जोड़े भी 1 लाख 2 लाख, तब तक 2-3 लाख जोड़े थे हमने, और मेडिकल एक्सपेंस में तो फिनिश, वो भी कम पड़ जाते हैं कि यार रातों रात खत्म सारी कहानी। उसके बाद मेरी मॉम के लिए इतना ट्रॉमा हो गया था वो चीज़, यार अब हम क्या गलत कर रहे हैं, सब कुछ तो कम कर मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके इतने मुश्किल से बंदा पाई करके पैसे जोड़ता है, उसके बाद और वो वन गो में चली गई, पूरा वन गो में चला गया। एंड मेरे डैड घर, मेन बात है मेरे डैड बिल्कुल घर पे बैठ गए फॉर आई गेस 6 महीने 1 साल के लिए घर बैठ गए। तब उसके बाद हमारे पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो अपना करियर परस्यू करना है आईटी सेक्टर पे, जो हमारा था कि यार बीसीए करके आगे नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, सेटअप करेंगे, या फिर फुल टाइम मॉम को सपोर्ट करो, अपने ये जो छोटी सी दुकान है इससे कोई आप मैनेज करो। तो मेरे ब्रदर एंड मैंने बिल्कुल डिसाइड किया छोड़ो अब ये तो, उसके बाद सारे पैसे लगे तो हमारे कॉलेज की फीस देने के पैसे भी नहीं बचे थे, दोबारा कैसे करते, तो इमोशनली दिल पे पत्थर लगा बड़ा, चलो देखते हैं। कॉलेज हमने दोनों ड्रॉप आउट कर दिया, उनका एक्चुअली 3rd ईयर था, मेरा 2nd ईयर था, उनका तो लास्ट ईयर था, 1 साल की में डिग्री मिल जाती है उनको। उसके बाद मेरे और मेरे ब्रदर ने मिलकर डिस्कशन किया अब क्या करना है लाइफ में। अब तो बहुत ही हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपनी पढ़ाई परस्यू करो, बट कैसे, कोई हमारे पास कॉलेज छोड़ना एक टफ डिसीजन होता है, तो उस टाइम में आपके दिमाग में क्लैरिटी क्या थी? क्लैरिटी तो कुछ थी नहीं, कुछ लाइफ में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मॉम कह रही है कि मत छोड़ो, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे हम, कुछ देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। मैं कहा नहीं अब। सो हमने डिस्कशन किया कि नहीं अब फुल टाइम अपने दुकान को देते हैं, शॉप को देते हैं, लेट्स सी क्या बनता है उसमें। एंड सारी परचेजिंग एंड सेलिंग मैं करता था उसके बाद, एंड पूरे शॉप मैनेज मेरे ब्रदर गगन जी करते थे। वो वाला टाइम इतना सोशल मीडिया का नहीं था, तो आप मार्केटिंग कैसे करते थे, कैसे अपना एडवर्टीजमेंट करते थे? देखो सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है माउथ पब्लिसिटी। अगर आपके माल में दम है ना, आप में दम है, आपके टेस्ट में दम है, तो कोई भी पब्लिसिटी उसको हरा नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने टेक ओवर किया तो पता नहीं, भगवान कहते हैं कुछ भी होता है फॉर अ रीजन होता है। इतनी बरकत आई मेरे स्टॉक में, जो भी इसमें लेके आता था ना, यहाँ तक कि उसके बाद जो हमारा ग्राफ था ना, जो ऐसे चल रहा था, सीधा ऐसे हो गया।
वाओ। मुझे अभी तक याद है, मैं अपने चॉइस का स्टॉक लेके आता था अपने फैब्रिकेटर से, और थैली में जम्बो थैली होती थी, उसको पे फाड़ता था ना, तो पीपल लाइक ऐसे 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 खींच के ले जाते रहे। तो हमें भी पता लगता, मेरे ब्रदर कहते हैं यार तू सारी परचेसिंग तू किया कर, डिजाइनिंग भी तू किया कर, उसके जो अब आगे हमने शुरू करती थी डिजाइनिंग करने की। तो एक कस्टमर से दो कस्टमर ने दूसरे को रिकमेंड किया, चौथे को किसी की शादी हो रही है, लड़की की हो रही है, तो मायके भाई परचेसिंग हमसे आगे कर रही है। करते करते हम विकासपुरी भी इतने मशहूर हो गए कि पूरे ऑल ओवर दिल्ली से हमारे पास कस्टमर आने शुरू हो गए। एंड ये विद इन 2 or 3 years हुआ, इतना मैसिव जंप लिया हमने। एंड मुझे अभी भी याद है, विकासपुरी मार्केट के अंदर हमारी इतनी छोटी शॉप थी, एंड बड़े बड़े शोरूम्स के जो मैनेजर हैं हमारे दुकान के बाहर खड़े होते थे, यार क्या बेच रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम खाली बैठे हैं और उनके पास बंदे चढ़ा हुआ है, बारिश हो रही है ऊपर, ठीक है, कपड़े भीग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कपड़े भीगे कपड़े दे दो हमें, पर दे दो। तो मुझे उस चीज से मुझे ये बात समझ आ गई थी कि यार जो मेरे मॉम के अंदर था ना, फैशन सेंस है ना, चॉइस थी उनकी, वो मेरे अंदर आ चुकी है। एंड इनफैक्ट मेरे जितने भी उस टाइम तक मेरे बड़े बड़े फैब्रिकेटर के साथ लिंक बनने शुरू हो गए थे, कि मैं परचेसिंग बहुत हैवी करने शुरू कर देते हैं, हम बहुत मशहूर भी हो गए थे कि यार अमृता विकासपुरी। अमृता की 2 चीजें मशहूर थी, एक मोने का छोले भटूरे वाला तो सारे ब्लॉगर वही भागते हैं, और एक विकासपुरी में अमृता है, कपड़ों की शॉप बड़ी मशहूर है, 2 भाई चलाते हैं, ये 2 भाइयों की दुकान है, वो कुर्तियां सेल आउट करते हैं। एंड वो उनके टेस्ट बहुत अच्छा है, उनके आर्टिकल्स में दम होता है। उसके बाद मुझे अभी तक याद है, मैं किसी भी फैब्रिकेटर के पास जाता था ना शॉपिंग करने के लिए, पहले मुझे 1 घंटा बैठाता था वो, कि यार तो आप बैठो सिमरन बैठो, पहले ना डिजाइन चूज कराओ, आप जो आप डिजाइन बोलोगे ना, वही डिजाइन, जो डिजाइन यार तू लेके आता है वही डिजाइन हिट होते हैं हमारे, और जो तू इग्नोर कर रहा है वो स्लो जा रहे हैं। तो हर मुझे फैब्रिकेटर ना मुझे बिठाता था पहले कि यार तू डिजाइन चूज करा, यार ये डिजाइन तू जो ओके करेगा उसको वही आगे ओके करेंगे। तो मुझे पता लग गया यार मेरे डिजाइन में दम है, कि हमारी भी उसी स्टॉक की बिक्री होगी सबसे ज्यादा। हाँ जी। तो मुझे सेंस हो गया यार, मेरे को कॉन्फिडेंस भी आता है इस चीज से बड़े, यार कितने बड़े बड़े बंदे हम कहाँ, और कुछ वो तो है मेरे विजन में। हाँ, वो इतने बड़े बड़े बंदे, मतलब पूरी इंडिया में टॉप 100 में आ रहे हैं वो फैब्रिकेटर्स में। वो मुझे कह रहे डिजाइनर गया थे लेके कि तू बैठ, तो बोले बताइए डिजाइनर ओके किया है तो इसमें तू छाट कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे अकॉर्डिंग टू देम कि वही चल पड़ेगा। एग्जैक्टली। और काफी लोगों को लगता है यार कि लेबल अमृता ने ऑनलाइन ग्रो किया है, आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बट उससे पहले भी हमने ऑफलाइन इतने धूम मचा रखे थे ना। मुझे अभी तक याद है हमारे पास तब ही ओवरसीज क्लाइंट्स आते थे, आजकल तो हमें लोग टचवुड लेबल अमृत इज वायरल, दैट टाइम आल्सो या वी आर एज ऑफ नाउ वी आर शिपिंग आर्टिकल्स ओवर 40 कंट्रीज, 40 देशों में हम लेबल अमृता शिप कर रहे हैं। उस टाइम पे हम इतनी हमारी माउथ पब्लिसिटी थी कि यहाँ से रीसेलर्स हमारे शॉप पे आके हमारा स्टॉक फॉरन भेजते थे, और वो बाहर के जो बंदे थे हमारे पास स्पेशल लेने आते थे, यार वो आपसे लेके भेजते हैं, आप हमें सेंड करो डायरेक्टली। तो बहुत अच्छा लगता था। तो जब आप सोशल मीडिया पे आए, इंस्टाग्राम पर आए, तब लेबल अमृता को लेकर आपका क्या विजन था? देखो इवेंचुअली विजन तो कोई नहीं था, मुझे ये भी बात मेरे एक फैब्रिकेटर ने मुझे बोली थी, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला यार सिमरन तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो काफी लोग बोलते हैं मुझे कि यार तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो बात बहुत अच्छे से करता है, तो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, और तेरा मोर ओवर तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, जो तेरे हाथ बरकत है, तो तू चीज को हाथ लगाता है ना ये चीज चलने वाली है वही चलती है। क्योंकि एक लाइन का कीड़ा मंगा था ना मैं, यार ये इसमें तो चलना ही चलना है, कस्टमर का टेस्ट चाहिए, कस्टमर का टेस्ट चाहिए, व्हाटएवर सो। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आजकल ना ट्रेंड चल रहा है फेसबुक का, लोग ना फेसबुक बहुत लाइव कर रहे हैं, तो आप भी लाइव करो। तो यार मैं कहा यार फेसबुक पे तो बहुत हमारे रिश्तेदार हैं, तो ना उस टाइम में एक टैबू था बड़ा कि यार लड़के वुमेन्स ये कुर्ती का काम क्या कर रहे हो ऑनलाइन, सारी लड़कियां मॉडल शूट करके दिखाती नहीं, वही बेचती थी, अभी वैसे करती है 90%। तो बड़े अजीब लगता था यार, मैं आऊँगा, सारे रिलेटिव भी हैं फेसबुक पे, एंड मैं कहा नहीं अंकल जी अब नहीं कर रहा, मैं फेसबुक पे नहीं कर रहा, वैसे काम से चल रहा है हमारा, टचवुड वी आर डूइंग गुड। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि जैसे तेरा एटीट्यूड है ना, तो आगे कभी बढ़ेगा नहीं और भूखा कभी मरेगा नहीं, कि तो आप स्टक्ड हो एक चीज में। हाँ। तो मुझे ये बात भी बड़ी लगी दिल पे,
तो घर आके डिस्कशन की मैंने अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि तब हम तक सोशल मीडिया आ गया था। आ चुका था, ये कोविड की बात है। अच्छा। हमारा लेबल अमृता मैंने जस्ट 2022 के एंड से शुरू किया, उससे पहले हमने कुछ नहीं किया था। लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं, हम तो सब कुछ ऑफलाइन था। सब कुछ ऑफलाइन था। हम ऑफलाइन में बहुत खुश थे कि यार हमने ऑफलाइन में बहुत होगा ना, लाइक एक ही जगह स्टेबल थे। हाँ नहीं हमारा काम अच्छा था, बट ऑफलाइन में एक लोकेलिटी होती है ना कि आप उस पर कर रहे हो, कस्टमर बाहर से आते थे, पर हम सेटिस्फाइड थे। हमारा समय नहीं था, हम कई बार क्योंकि उस टाइम पर मुझे आपको याद है हम पूरे दिन खाना नहीं खाते थे, सुबह आ जाते थे, रश खाना पड़ा है, खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रात को आके खाना आ गया, बस हमारे ही चलता रहा। इतना हमने स्केल अप कर लिया था ऑफलाइन। छोटे अभी भी हमने शॉप बड़े एक्सटेंड नहीं की, वो छोटी शॉप है। जो भी हमारे पुराने विकास पर वाले कस्टमर है, नीचे कमेंट कर देना ठीक है। एंड उसके बाद वो उन्होंने बात बोली तो मुझे बात दिल पे लगी। वो मैं ना कई ना चीजें क्लिक कर जाती हैं, जैसे मैंने बताया ना, मेरी मॉम ने बोला था कि किसी हेल्प नहीं मांगनी, मुझे लगा यार चलो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करते हैं। उसके बाद टचवुड यूट्यूब में हमने पहली वीडियो पोस्ट की। फेसबुक तो मैंने बोला यार रिलेटिव है, मुझे शर्म आती, मैं नहीं करूंगा। और था भी यार कि यार लड़का क्यों कुर्ते दिखा रहा है, कुछ और काम ही कर ले यार कुर्ते, क्योंकि आजकल ये भी दिक्कत बहुत है, डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं है। लड़कियों को एक काम से एसोसिएट कर देते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां का अभी तक कहते हैं लड़की कार नहीं चला सकती। हाँ। अभी कितना है कार बोलते ना लड़की चला रही है तो है। हाँ, लड़की पायलट नहीं, लोगों को समझ आती है ना, कहते यार तू प्रॉपर्टी का काम कर ले। मेरे रिलेटिव बोलते रहे तू प्रॉपर्टी का काम कर ले या वो कर ले। मैं कहा नहीं काम कर दो, करेगा ये करेंगे जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी नॉलेज है, जिसका इंटरेस्ट तो बिल्डअप हो जाता है। किस लड़के को काम होगा इंटरेस्ट होगा लेडीज काम करने का, इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। लड़कों को भी होता है यार मैं कुछ हाई वाला काम करूं। सो उसके बाद फर्स्ट वीडियो हमने पोस्ट की यूट्यूब पे 10,000 व्यूज। और मुझे अब तक याद है पहला हमारे पास ऑर्डर ही ऑस्ट्रेलिया से आया था। हाँ, उनका नाम भी मुझे याद है, हैरी कौर नाम था उनका। फर्स्ट कस्टमर को बंदा बोलता नहीं। उनका 13,000 का ऑर्डर था हमारा, एंड हैरी कौर नाम था उनका, ऑस्ट्रेलिया से थे वो। एंड पहली वीडियो 10,000 व्यूज, दूसरी वीडियो 25,000 व्यूज। तो यार मुझे लगा यार ये सब इंस्टाग्राम से हो रहा था। इंस्टाग्राम से नहीं, यूट्यूब पहले हमने सबसे पहले यूट्यूब की मैंने वीडियो निकाली थी। मैं कहा फेसबुक नहीं करने वाला, और लाइव मुझे वैसे भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि जो दुनिया कर रही है वो नीचे नहीं करनी चाहिए। मैं अभी तक भी लाइव नहीं करता, कभी कभी करती वंस इन अ व्हाइल, अभी मैं लाइव नहीं करता। मैं आप कैसे स्टैंड आउट कैसे होगे, आपका ब्रांड कैसे स्टैंड आउट होगा अगर आप वही कर रहे हो जो सारे अलग हटके नहीं करेंगे। तो हटके करना तो सबसे पहले, अगर आपने ऑनलाइन करना है ना, कुछ हटके करोगे तभी ऑनलाइन आप स्केल अप कर पाओगे, नहीं तो फिर भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जैसे सारे हैं वैसे आप। उसके बाद जब हमारा YouTube पे स्केल अच्छा, वीडियोस का अच्छा आने लग गया रिस्पॉन्स, बिना किसी बूस्ट के, बिना किसी कुछ, मतलब निकाला और ऑर्गेनिकली स्केल अप हो रहा है। फिर मुझे पता लगा यार ऑनलाइन भी लोग मेरे डिजाइन पसंद कर रहे हैं, और वो फैब्रिकेट सही बात बोलता रहा यार तेरे में दम है। हाँ। और मुझे लोग ने ये बड़ा अच्छे कमेंट करते रहे कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या फिर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करते हो। वो मेरे जो मिथ था ना, जो लोग मुझे बोलते रहे यार, और इससे पहले उसके बाद ना मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया जो मेरे लाइन के थे कि करूँ ना करूँ। उन्होंने बोला यार ऐसे तू चला नहीं पाएगा, क्योंकि कोई सूट है वो लड़की पहन के दिखाएगी ही नहीं, तो कैसे लोग लेंगे। तू एक्सप्लेन कर रहा है तो वो पहन के थोड़ी देख रही है। और अब ये हालात हैं जो कोई हम सूट पहना के दिखाते हैं, मेरी वाइफ मेरी भाभी, लोग कहते हैं नहीं आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करोगे तो लेंगे, अदरवाइज मजा नहीं आ रहा। वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि आप बोलोगे तो ही हम लेंगे। हाँ, दिखाने से नहीं। हाँ, मतलब मैंने इवेंचुअली ट्रेंड ही चेंज कर दिया उस चीज का। हाँ, कि ऐसा नहीं होता, विदाउट मॉडल भी हम बेच सकते हैं। हाँ, बिना मॉडल के बेच सकते हैं हम, उनसे ज्यादा बेच सकते हैं। हाँ। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम भी कर लेते हैं। उस टाइम इंस्टाग्राम पे कोई था नहीं, बहुत रेयर, इक्का दुक्का थे, सारे फेसबुक पे थे। इंस्टाग्राम पे भी फर्स्ट वीडियो पोस्ट की, रील पोस्ट की, सेकंड वीडियो रील पोस्ट की, तीसरी रील पोस्ट की, सीधा 3 लाख व्यूज। ओनली इन थर्ड रील आई हैव रीच्ड 3 लाख व्यूज, एंड विद इन 1 मंथ मैंने 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे गेन कर लिए थे। फिर मैं उन सर के पास गया, फैब्रिकेटर के पास। मैं कहा सर देख लो, आगे बढ़ गया। You have good manipulative skills. हाँ, तो
मतलब आप एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, हाँ। या फिर आप अपने पे बिलीव करते हो तो चीज होनी ही वो होनी फिर से है। कोई नहीं मैनिफेस्ट रोक करना कभी सकता। मत छोड़ना। मैं तो एक बात बोलूंगा, और एक बात और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली एक मुझे मेमोरी एक और आई है। मेरी भाभी गुरलीन कौर जी, वो भी इन्फ्लुएंसर है, उनके भी मोर देन 2.5 लाख फॉलोअर्स के आसपास होंगे इंस्टाग्राम पे। जब मेरे 500 फॉलोअर्स हुए थे ना इंस्टाग्राम पे, शुरू की थी, तीसरी वीडियो डाली थी मैंने, 3 लाख व्यूज आ गए थे, 500 फॉलोअर्स हो गए मेरे इमीडिएटली। तब वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने बोला भाभी एक ना मॉडल शूट करके दिखा दो, है ना। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसे भी करके देखो बीच में। तो कहती यार नहीं नहीं, वो होता है लेडीज को होता नहीं यार, नजर लग जाएगी, हाँ। या फिर नहीं मैंने नहीं करना। तो मैंने उनको एक बात बोली, क्योंकि मैं ना सोचता बहुत दूर का था। मैं कभी ये नहीं करता रहा नहीं यार मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तभी कहता रहा मैं करूंगा कुछ ना कुछ। तो मैंने उनको बोला देख लो भाभी, जो लड़कियां करती है ना उनको बड़े मेकअप के ऑफर्स आते हैं, मेकअप की किट आएगी आपको कोलैबोरेशन में। तो कहती है यार सिमरन यार तुम मेरे सपने बड़े आपने वो दिखाता है। लालच दे दिया। हाँ, एंड अब ये हाल है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो उनको अप्रोच नहीं करता और मुंह मांगे पैसे लेते हैं वो। और मुझे बोलते भी हैं यार तूने जो बात बोली थी ना वो चीज बिल्कुल सही निकली है। एंड जब मेरे 1000 फॉलोअर थे ना, तब मैंने एम किया था 1 मिलियन के लिए, मैं 1 लाख के लिए नहीं करता था। हाँ। मतलब कीप आप मैनिफेस्टिंग। जो सोचते हो वो हुआ। तो ये डिजाइनिंग मार्केटिंग सब आपने खुद से की या फिर कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग या किसी और ने की? आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लो, मैंने ना ओवर टाइम भी बात सीख लिया। आप MBA कर लो, मार्केटिंग कोर्स कर लो, जो आपको लाइफ सिखाती है ना, वो आपको कोई भी डिग्री, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़े से बड़ा आपको ट्रेनर नहीं सिखा सकता। आपका एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू हैव। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, हाँ, दे ऑल मेक्स मैन यस, पैशन, और सबसे मेन बात है काम को अपने खुशी से करना। मैं अब नोटिस करता हूँ कि कितने सारे लोग ना काम कर रहे हैं, चलो काम कर रहे हो आप, ठीक है, चाहे आप मजबूरी में कर रहे हो चाहे आपको इंटरेस्ट है, बट आप कर रहे हो तो फिर आप अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहे हैं ना, तो आपने 1000 का काम करना है। ये नहीं है 100 का दे रहा है, 100 का मर मर के। आपके क्यूरेटेड कलेक्शंस का प्रोसेस क्या होता है? हमारे पास जी टचवुड अभी हमारे लेवल में देखिए 3 फैक्ट्रीज हैं, एंड मोस्टली डिज़ाइन मैं करता हूँ, मेरी मदर मिलकर करती हैं, एंड मार्केटिंग सारी मैं करता हूँ, मैनेजिंग पूरे हमारे शोरूम का गगन जी करते हैं। जस्ट बिकॉज हमारे ब्रांड का विजन है। देखो एक चीज़ तो होगी मार्केटिंग करना, आपने दिखा दिया सामान बेच दिया, ऑर्डर आ गए, ऑर्डर को पूरा भी तो करना है ना, और रिपीट क्लाइंट बहुत मैटर करता है। तो उसमें मेरे ब्रदर गगन जी पे पूरा क्रेडिट दूंगा, इतने बढ़िया कस्टमर सर्विस देते हैं ना वो, मतलब क्लाइंट्स खुश हो जाते हैं यार, मज़ा आ जाता है। तो आप किसी बेस पर फैब्रिक और कट्स चूज करते हैं? हम देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुर्तीज़ भी होती हैं, है ना, एंड एथनिक वेयर, एथनिक में कुर्ती शरारा, डिफरेंट हिसाब किताब होता है। डिफरेंट सेट्स। हाँ जी, तो उसमें चूजिंग जो क्राइटेरिया डिफरेंट बदल जाता है। अच्छा, ओवर द ईयर्स डिजाइनिंग का इतना नॉलेज हो गया हमें कि हमें पता है कि क्लाइंट को पहनना क्या है, एंड मुझे ये बात ये भी पता है कि लड़कियों ने एक सूट को, एक कुछ भी अटायर को 1 बार 2 बार 3 बार मैक्स पहना, अगर बहुत पसंद आता है तो। हाँ, अब पिक्चर आ गई तो वो भी नहीं पहनना। एग्जैक्टली तो हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं आर्टिकल को, एंड इतना लग्जरी आइटम्स जो मार्केट में बिल्कुल लग्जरियस फील मिल रहे हैं ना, आपको बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस भी देते हैं, ताकि लड़की को ये नहीं यार, किसी क्लाइंट को, गर्ल लेडी को ये ना लगे यार पीस ब्लॉक हो गया यार, अब देख के इतना एक्सपेंसिव ले लिया, पहना एक बार है, फोटो खींच के इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, और मजा भी नहीं आया। तो आपके ब्रांड का यूएसपी क्या है कि इतने कंपटीशन के बाद भी स्टैंड आउट कर रहा है मार्केट में? जी, मैंने बताया ना आपको, हमारे ब्रांड का विजन भी यही था, एंड यूएसपी भी यही है कि जो मार्केट में आपको बहुत एक्सपेंसिव क्या गए हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो लगता है यार ये तो उस प्राइस में देते हैं हम, और उस कॉम्पिटिटिव प्राइस में, उस फिनिशिंग में देते हैं आपको, कि आपको लगता है यार मजा आ गया। अब मैं एक बार भी पहन रही हूँ ना, मेरे मन को तसल्ली मिल गया कि फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, वो तो ब्रांड वैल्यू, लेवल हमें तो ब्रांड वैल्यू मिलती है साथ में आपको। मोस्टली आपके डिजाइन्स अनारकली होते हैं, तो हाँ। इसकी जो आपको फीडबैक मिली क्लाइंट से मिली जी। है या आप खुद से ही उसे? जी, देखो मेरा भी ये विजन मेरा था अनारकली का। यूजुअली एक तो मेरी स्पेशलिटी अनारकलीज की है, जो डिजाइनिंग अनारकलीज में बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी बात, मोस्टली लेडीज को ना ऑनलाइन मंगाने में झिझक होती है, उनको लगता है यार मेरा बॉटम हैवी हूँ हल्का सा, जैसे मेरी
पेयर शेप बॉडी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। सबको लगता है यार मैं अगर ये ना हो कि उठने बैठने में टाइट लगे, लूज लगे। अनारकली थोड़ी लूजर भी होती है बॉटम से। होती हैं। वैसे तो अनारकली के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी वैरायटी होती है हमारे पास, बट हमारे अनारकली को लोग प्यार बहुत जाते हैं। एवरी सिंगल अनारकली सूट वो पोस्ट करते हैं, वो ट्रेंडिंग जाता है। इनफैक्ट हमारी फोटो ले लेके ना पूरा जो फैब्रिकेटर के जो लिंक्स है ना, हमारी फोटो घूम रही होती है कि ऐसा आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल, ऐसे। अभी आपने बताया था कि आपके ब्रदर, उनकी वाइफ सब फैमिली बिजनेस में है, तो ये पहले से ही कोलैबोरेशन प्री डिसाइडेड था या फिर बाद में प्लान हुआ? देखो जैसे मेरे और मेरे मदर का बॉन्ड था ना, उससे भी ज़्यादा कई हद तक मेरा बॉन्ड मेरे ब्रदर के साथ है, क्योंकि स्ट्रगल मैंने अकेले दोनों ने साथ में मैंने अकेले नहीं की, मेरे ब्रदर मैंने मिलके किया। सारा टफ टाइम हमने साथ लिया, पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन हमारा साथ में था, कॉलेज ड्रॉप आउट करने का, स्केल अप भी हमने साथ में किया। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे डैड ने स्पेशली, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने पहले ही मुझे बात सिखाई थी, तो एक और एक 11 होते हैं। एंड उन्हें वो मुझे कहावत बोलते थे, वो मैं सबको बोलता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि अगर तेरा भरा तेनों मारेगा भी ना, ताकि तेनों छां में सुटेगा। अगर तेरा भरा तेनों मारेगा भी ताकि छां में सुटेगा, ऐसे नहीं। इन अ सेंस अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, अगर आपकी लड़ाई भी होती है तो भाई को लेगा यार, मेरे भाई को धूप ना लग जाए। हाँ। उसके मन में कभी ना कभी वो चीज़ रहेगी, नहीं मेरा भाई है। तो हम अभी हमारे ऐसे ही है, हम ना किसी को पूछते हैं आपस में क्या हिसाब किताब है, नथिंग। तो जब घर के लोग साथ में काम करते हैं तो रोल्स पहले से डिवाइड होते हैं या फिर आप लोग? नहीं, रोल हमारा डिवाइड नहीं होता, जस्ट गो विद द फ्लो। टेंशन लेने की बात की को सब कुछ कर लेंगे। हाँ, जैसे हमारे क्लाइंट्स हमको प्यार देते हैं, जिसकी डिमांड होती है उसके हिसाब से वो होता है। कोई रोल लाइक मार्केटिंग तेरा काम है? नहीं, मार्केटिंग मेरा काम है। डिजाइनिंग मार्केटिंग मेरा रोल है जी, सारी मैनेजिंग। तो उनका कोई पर्टिकुलर रोल की आपको करना है? मेरी डिजाइनिंग में एंड मार्केटिंग में गगन जी मेरे को इंटरफेयर नहीं करते। जो उनका जो शोरूम मैनेजिंग है हमारा, पैकिंग, ठीक है, शिपिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करता। उनकी एक्सपर्टीज है, उनको उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। कस्टमर का फीडबैक लेना उनका एक्सपर्टीज है। मतलब इट्स लेबल अमिता, इट्स नॉट फॉर सिमरन, इट्स आवर टीम गेम। गुरलीन कौर जी मेरी भाभी जी, गगनप्रीत सिंह जी मेरे बड़े रिस्पेक्टेड बड़े ब्रदर, मेरी वाइफ मनप्रिया कौर जी, है ना, जब वो मेरे लाइफ में है तो मुझे और एनहेंस हो गया। एंड मेरे फादर साहब हैं, वो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं भाई, सारा शोरूम वो मैनेज करते हैं पूरा। जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं ना, जिन लोगों को रिव्यूज देते हैं, सारे कहते हैं आपके फादर साहब बहुत अच्छे हैं, मिल के मजा आ गया, बड़ा अच्छा अटेंड किया, ऐसा लगे अपने डैड से बात कर रहे हैं। एंड मेरी मदर तो है ही अब तक, उनका अभी तक हमारे। तो वो अभी भी शोरूम संभाल रही हैं? नहीं, वो बैकएंड में। अब वो वैसे तो अपना वो लाइफ एंजॉय कर रही हैं। उनको मेरे ब्रदर का बहुत मेहनत कर ली है। उनको थोड़ा सा ना बच्चों के साथ खेलना है, मेरे ब्रदर के बच्चे हुए, तो उनको लग रहा है ये अब ये हाँ फैमिली टाइम है। उनका एक होता है, बहुत मेहनत की है। एंड हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है कि आपका रोल ऐसे ही करना है, जिसका जो मन है वो करो, और जो उसमें खुश रहने चाहिए आप, ऐसे नहीं। तो आप और आपकी वाइफ जब साथ में काम करते हो तो दोनों के व्यूज मैच करते हैं या अलग ही वेवलेंथ होती है? अगर लोग मैच तो करते हैं, हाँ। अलग भी होती है, और अलग नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर, ये बताओ ना। उनका फीडबैक डिफरेंट है, मेरा, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। हम उनका भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, हम मेरा भी करते हैं। तो लाइक कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते इजीली एक दूसरे लोगों का? तो आज से तो होता नहीं आर्गुमेंट होती है, आर्गुमेंट तो बहुत होती है, और जिसके लाइफ में आर्गुमेंट्स नहीं है, मतलब वो मजा नहीं है, मजा भी नहीं है। ठीक है, घर में मजा आना चाहिए यार, लड़ाई भी हो, हंसी मजाक भी हो, प्यार भी हो, ठीक है, टकरार भी हो, पंगेबाजी भी हो, तब लाइफ में मजा आता है, ऐसा मजा नहीं आता। बट समटाइम्स डिसीजन मेकिंग में जैसे डिफरेंसेस होते हैं, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल हो जाता है जहाँ फीलिंग्स अटैच होती है ना, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ मनी, कि यार पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए हमारा फ्यूचर मैटर करता है, हमारी बाउंडेशन, हमारी जो बाउंडिंग मैटर करती है, वो चीज़ तब मन में आती है, तब कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती। तो जब आपके ब्रांड का एक टर्निंग पॉइंट आया, एक लाइक वायरल मोमेंट था, तो क्या आपको कैसा फील हुआ? फील तो मुझे अभी भी नहीं होता। फील इन द सेंस शॉक। पर कोई एक मोमेंट जो याद हो कि हाँ ये टर्निंग मोमेंट था? बहुत सारे बता रहा हूँ, फील इन द सेंस अभी भी मुझे
समझ नहीं आती है, लोग इतना प्यार करते हैं। इनफैक्ट नॉट इवन इन इंडिया में तो लोग रुकवा रुकवा के फोटो खिंचाते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना हमें, हाँ, वो कि वो भी पहचानते हैं। वो कहते हैं आपको मैं देख, एक परसों बच्चा है हमारे पास का, आपको मैं देखता हूँ, मैं कहा आप तो लड़के हो, क्या देखते हो, आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हो, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, तो यार इतना अच्छा लगता है, बच्चे हमको फॉलो करते हैं। इवन लास्ट ईयर हम टर्की गए थे, मैं मनप्रिया, वहाँ हमारा पेज बताया तो मैंने, वर्ल्ड वाइड वायरल है, तो वहाँ पर लोग ट्रांसलेटर ले लेके आए थे हमारे पास ना, वहाँ पर उनको हिंदी तो आती नहीं ऑब्वियसली, इंग्लिश भी नहीं आती, टर्किश में बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटर साथ लेके आए हैं। वहां तक अभी भी हमारे पास, मैंने अपने प्रोफाइल में पिन भी किया हुआ, इराक से लोग आए हमारे पास, अरेबिक बोल रहे हैं, वो ट्रांसलेटर लेके आए कि आपकी रील्स वहाँ पर वायरल है, समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो वाइब कनेक्ट कर रहे हैं कि यार अच्छा, सुबह उठता हूँ फुल ऑफ सरप्राइजेस, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मिलने के लिए, एंड इतना प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े एजेड लोग भी आते हैं, इतने आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड नॉट इवन इन इंडिया में तो लोग जानते ही हैं ऑब्वियसली, सारे हमारे हैं, बाहर भी, जैसे मैंने बताया था, लेबल हमें से ट्रेंडिंग इन मोर देन 40 कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, मैं लास्ट ईयर हम टर्की गए थे, मैं और मनप्रिया, बहुत सारे लोगों ने हमारे टर्की की वीडियो को प्यार भी बहुत किया था, थैंक यू जी। एंड वहाँ पर हमारे पास टर्किश लोग आए, ना उनको हिंदी आती है, ना उनको इंग्लिश आती है, ट्रांसलेटर साथ लेके आए थे, एंड वी आर शॉक्ड, अपनी मदर को लेकर आ रहे हैं कि ये आपके फैन है, जानते हैं आपको, एंड इतना प्यार। अभी भी हमारे पास लास्ट मंथ हमारे पास हमारे स्टोर पे आए थे, हमारे शोरूम पे आए थे, इराक से लोग आए थे, वो भी ट्रांसलेटर लेके आए थे। कोई ऐसी कंट्री जाते हैं जब हमारे एनआरआई बसे हैं, तो उनको पता होता है कि हम हमको तो सूट मंगाते हैं, यहाँ पर शिपिंग करते हैं, लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं इंडियन आउटफिट्स, ना उनको हमारा कुछ बोल रहे समझ आ रहा है, ना उनको हमारे हिंदी गाने पंजाबी गाने समझ आ रहे हैं, वो वाइब एंजॉय कर रहे हैं बस। कितनी बड़ी बात है ना, लोग इतना प्यार करते हैं, तो कई बार विश्वास तो अभी भी नहीं होता। आप कह रहे हो ना, फर्स्ट टाइम को विश्वास कब हुआ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मुझे कुछ विश्वास नहीं लगता, कुछ सपना चल रहा है, कुछ ड्रीम चल रहा है, जो बाबा जी ने, भगवान ने, और हमारे श्रोता जो मेरे इतने मुझे प्यार करते हैं, हमारे फॉलोअर्स, बस उनकी वजह से, आई थिंक यस। आपको लगता है सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ ग्लैम देखते हैं, उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितना कुछ है, वो बिल्कुल नहीं देखते? ये तो है, लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं कि यार ये तो सोशल मीडिया में आया है। ऐसे मुझे अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको, एक आंटी जी हमारे शोरूम में आई, कहते पुत्र जी तुझसे बड़े स्मार्ट हो ना, आपकी तो वीडियो ऐसे चल जाती है, मुझे बोलते हो, तो उनको नहीं पता ना कि मैं ब्रांड चला रहा हूँ, तो स्मार्टनेस के अलावा भी मैं स्मार्टनेस से आपको एक चीज भेज दूंगा, पर वो रिपीट कैसे होगा लेने के लिए आप, है ना? तो मतलब आपका सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है ना, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तब आगे चलोगे आप, एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा आपको, एंड अपने आप में बिलीव करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना कभी मत छोड़ना। कभी ऐसा हुआ है किसी इन्फ्लुएंसर ने आपका आउटफिट ले लिया और बिना टैग करे आपको पोस्ट कर दिया, तो ऐसे इंसिडेंट्स में आपकी अप्रोच क्या होती है? ऐसे बहुत बार हुआ है, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो पंजाब में आती हैं, बड़ी म्यूजिक वीडियोस में आती हैं ठीक है, बट हम इससे बुरा नहीं मानते, उन्हें हमने स्टॉक मंगाया, पहन भी लिया, उन्होंने टैग नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ, मैंने कभी किसको मैं मैसेज नहीं करता, आपको स्टॉक भेजा कोई दिक्कत नहीं, पसंद आया या आपने पसंद आया पहना, आपने टैग नहीं किया, क्या आपका रीज़न था मुझे पता नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, कोई बात नहीं। तो 1.4 मिलियन फॉलोअर्स के बाद भी आप अपनी ब्रांड की ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करते हो? देखो मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरा 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरे फेसबुक पे 4 लाख फॉलोअर्स हैं, अब हमारे 1 लाख फॉलोअर्स रिसेंटली हमारे यूट्यूब पे भी कंप्लीट हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि ये मेरा पहला दिन है, मुझे वैसे ही कस्टमर को कन्विंस करना है, जैसे मैं पहले करता था, मुझे वैसे ही अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी डिलीवर करनी है जो मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे करता था, मैं वही सोचता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट आप माने कि मैं अपने शोरूम पे सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ, शाम को 7 to 9 सुबह मैं पूरा फैक्ट्री होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा बहुत लगता है, शोरूम जाते हो लोग वेट कर रहे होते हैं, आपको फोटो खिंचाते हैं, वो एक चकाचौंध वाली लाइफ में अच्छा बहुत लगता है, सेलिब्रिटी फील आती है, लोग वेट कर रहे, बच्चे वेट कर रहे होते हैं, वीडियो बनाओ, ये करो, मिल लो, वीडियो कॉल बात करो, वो लोग फॉरन बात कराते हैं, कुछ कराते हैं, बट मुझे पता है कि यार मुझे अपने ब्रांड की क्वालिटी को डाउन नहीं करना, अभी तो शुरुआत है,
लेबल अमिता इज मच मोर टू गो। आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन था? फैमिली में से कोई था या इंडस्ट्री में से कोई था? फैमिली में बताया मेरी मॉम थी, है भी अभी। एंड दूसरी बात ना, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप अपने आप से भी प्यार करो, अपने आप से भी प्यार करो, अपने आप को भी रोल मॉडल बनाओ, अपने आप में भी आप प्राउड फील किया करो, है ना। इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को भी शीशे में देख के बोलो कि यार यू आर द मैन, कर सकता, हो जाएगा, कर लेगा। तो आपको इन सब चीज़ों में से पर्सनली किससे मोटिवेशन मिलती है? लेगेसी, क्लाइंट लव? ऑब्वियसली जब लोग इतना प्यार देते हैं। हाँ। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप वो मेरे लिए लाइफ में एक, ऐसे बहुत सारे हैं तो दो बताता हूँ पहले आपको। मुझे एक प्रोफेसर का मैसेज आया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न यूनिवर्सिटी का। उन्होंने मुझे अपना फोटोज़ भेजे कि मैं आपकी वीडियोस ना ऑस्ट्रेलिया की अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ कि अपने क्लाइंट्स को कैसे एंगेज करते हैं। उनके कोर्स में? हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, like मेलबर्न example, यूनिवर्सिटी के अंदर हाँ। मेरी वीडियोस चल रही हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे अपने क्लाइंट को अपने बाउंड करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे उनको ट्रीट करना है। मार्केटिंग स्किल्स। हाँ, तो वो चीज़ मुझे लगा यार, इससे बड़ी अचीवमेंट वो गूज़बम्प आ जाते हैं यार, ये तो हाँ। ये विश्वास नहीं होता। फिर मैंने उनसे बात भी की, मैंने उनको कॉल किया था इंस्टाग्राम पे। एंड उसके बाद कितना होता है, लोग आते हैं, प्यार करते हैं। रिसेंटली बताता हूँ आपको, मैं हमारे स्टोर पे आते से बैठा होता हूँ, मैं रील पोस्ट कर रहा हूँ, तो एक लेडी आई एंड शी कीप स्टेयरिंग मी। तो मुझे होता है, मैं काफ़ी लोग आते हैं, कई लोग स्टार सेलेक्ट हो जाते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन देख के होते हैं, स्टेयर करते हैं, देखते हैं, घूरते हैं। आई एम वेरी यूज्ड टू इट। तो सब कुछ हो गया, शॉपिंग कर ली। फिर उन्होंने आगे मुझे बोला, कहते आपको एक बात बोलूँ? कहाँ जी बोलो। कह रहा आप जैसे बोलते हो ना, मुझे आप में अपना भाई दिखता है। मेरा भाई जर्मनी में है 4 साल से। एंड जब भी आप बोलते हो मुझे उनकी याद आ जाती है, ऐसा लगता है मेरे भाई मेरे से बात कर रहे हैं। उनको अपनापन, एंड वो फूट कर रोने लग गई मेरे सामने, और मुझे मैं उनको चुप भी करा रहा हूँ, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है कि यार बाहर लोग जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, हीरो क्यों सब देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता किसने हो रही है। पर ये ऐसी चीजें आपको और थैंकफुल बना देते हैं कि यार अब लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़े कि ये लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, connect कर रहे हैं। है ना, आपको एज अपना फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। वेरी ट्रू। और एक बात मुझे और याद आई अभी, रिसेंटली बात है, ये बहुत फनी इंसिडेंट है कि मैंने बताया ना, ओवरसीज में हम लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। लास्ट ईयर हम फुकेट गए, उसके बाद भी अभी हम इस साल भी फुकेट हो गए थे हम। तो इस बार हमने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ हो गए थे, मैं, मनप्रिया, इनकी फ्रेंड और उनका हस्बैंड, वहाँ गए। तो जो मेन पतोंग बीच है वहाँ पर, चलो रात को 2:30 बज गए हमारे घूमते घूमते, तो चलो मुझे लगा फुट मसाज कर लेते हैं। तो रात को 2:30 बज गए, तो सारे क्लोज कर रहे थे। हाँ। उस लोगों पे जहाँ अमृतसर रेस्टोरेंट बना हुआ उसके आसपास सारे क्लोज कर रहे थे अपना। तो एक लेडी थी, उन्होंने बटन दबाया, उन्होंने पूरा क्लोज किया होता, उनको ऑटोमेटिक होता उनका रिमोट कंट्रोल से। चलो मैंने कहा जो चलते हैं यार, वो तो अब क्लोज कर दिया। तो उन्होंने मनप्रिया को देख लिया ऊपर, तो कहती है मदाम कम दिस यू आई फॉलो यू वी आर शॉक्ड। और मेरा फ्रेंड बोलता है ये भी कोई पहचानने की जगह है कि यहाँ फेमस हो, यहाँ पहचान रहे हो आपको। एंड वो शी यूज्ड टू फॉलो मनप्रिया। एंड वो मनप्रिया को क्या उसने जपियाँ की, क्या पपियाँ की, आओ बैठो, आपको ये मैं एक्स्ट्रा भी आपको कराती हूँ, ये आप पैसे मत दो। मैं कहा नहीं, ये पकड़ो पैसे। मतलब सही है, रात के 2:30 बजे मसाज अभी तक हम इससे पंगे लेते हैं मनप्रिया से बात की, यार देखो ये पाप कि देख कहाँ फेमस है। क्या कोई कैंपेन या ऐसा मोमेंट रहा जिसमें आपकी टीम ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया हो? देखो कोई भी बड़ा ब्रांड बिना टीम वर्क के आगे नहीं बढ़ सकता। Absolutely. और लेबल अमृता इटसेल्फ इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इम्पॉसिबल जो हमने चीज़ खरीद खाई है। एक छोटे से स्टॉल से, कैन यू इमेजिन, एक लेडी सामने 2 छोटे छोटे बच्चे, एक स्टॉल से छोटी शॉप पे आए। फिर हमने विकासपुरी की मेन लोकेशन पे अपना शोरूम लिया। वहाँ पर हमारे पास इतना रश आता था कि आगे पूरा जाम लग जाता था। हाँ, आसपास के पड़ोसी बोलने आते रहे, यार थोड़ा सा आप जाम को ठीक कराओ, आप स्टोरी पोस्ट करते हो अपने एड्रेस की। अभी नोटिस कीजिएगा, लेबल अमिता मैं कभी एड्रेस की स्टोरी प्रॉपर पोस्ट नहीं करता, कोई वीडियो पोस्ट नहीं करता। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो अपनी एड्रेस पोस्ट ना करता हो। सिर्फ लेबल अमिता पोस्ट नहीं करते कि अपने क्लाइंट हम हैंडल ही नहीं कर सकते,
और हमारे लिए चीज़ ये मैटर करती है, जो कस्टमर हमारे पास आए ना, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं कि वो ऐसे से एक छीन रहे हैं दूसरे से, है ना। उसके बाद विकासपुरी के शोरूम से लेकर जेएल रोड का नंबर 1 सबसे बड़ा शोरूम ने परचेज किया। इटसेल्फ इम्पॉसिबल जर्नी, एंड एज ऑफ नाउ लेबल अमित शिपिंग ऑफ आर्टिकल्स इन मोर देन 40 कंट्रीज। कैन यू इमेजिन। मुझे इनफैक्ट एक दुबई से एक क्लाइंट ने मुझे अपना वीडियो सेंड किया था, एंड उन्होंने मंगवाया, कहते उन्होंने बोला मुझे बाद में वॉइस नोट सेंड किया था कि आई एम वेरी एक्साइटेड वेयरिंग लेबल अमित इन दुबई, बट मैं बाहर निकली दुबई मरीना में तो लेबल अमित के थैले मैंने पकड़ा हुआ सबने, 1 थैला, 2 थैला, 3 थैला, 4 थैला। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। मेरे ब्रदर, मेरी मदर, मेरे डैड, मेरी भाभी गुरलीन कौर जी, मेरी वाइफ मनप्रिया कौर जी, एंड हमारी होल टीम ऑफ लेबल अमृता। उसके सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बाय गॉड ग्रेस आपको इतनी सक्सेस मिली, आपने जो भी अब तक किया, आप फेमस हुए, तो आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है? जो सक्सेस जो होती है ना, उसको कभी पैसे से नहीं तोलना चाहिए। आप अपने काम को परफेक्ट तरीके से करो, पैसा अपना आप ही आपके पीछे पीछे आएगा। अभी हम सुबह उठते हैं, हमें पता लगता है कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है। आप कभी के बाद छोड़ो, आप कल ही हमने आर्टिकल पोस्ट किए हैं, विद इन 15 मिनट्स, मानोगे विद इन 15 मिनट्स वी हैव सोल्ड मोर देन 400 पीसेस इन सिंगल डिजाइन। हर रोज हम 6 डिजाइन पोस्ट करते हैं। कल एक डिजाइन हमने सिर्फ 15 मिनट के अंदर बेचा है। कल रिकॉर्ड हमने अपने लेवल हमें सेट किया। एंड लोग भी बहुत कमेंट, बहुत कई क्लाइंट बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं, यार आप डालते बिक जाता है, हम कैसे परचेज करें। सॉरी फॉर नाउ, आगे मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा रहे हैं, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देने वाले। एंड मेरे हिसाब से सक्सेस जो है वो तब है जब अपने लाइफ में आप अंदर से खुश हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है ना, और आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, वो दैट इज अ ट्रू सक्सेस फॉर अस। जी, आपकी फैमिली वैल्यूज ने आपके बिजनेस में क्या रोल प्ले किया? मेरे लिए तो जी फैमिली ने ही रोल प्ले किया। है ना। फैमिली सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है। अगर आप कोई विजन देख रहे हो और आपको कोई बिलीव करने वाला है ना, तो आप सोचते मैं कर लूँगा। और आपके पास विजन है, आप कुछ सोच रहे हो और आपको कोई डिस्करेज करे कि तू नहीं कर पाएगा, तो आपके अंदर हिम्मत होते भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो अपना जो सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल या फिर अपना फैमिली सर्कल, वो बहुत मैटर करता है कि आपको कितने एनकरेज कर रहे हैं एंड कितना आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कितना आपको सच्चाई भी दिखा रहे हैं। कई बार क्या होता है, फेम मिलने के बाद हमारे आसपास ऐसे दोस्त या ग्रुप बढ़ जाता है जो आपको बिना बात के अप्रिशिएट करता है ना, या फिर आपको सच नहीं दिखाता कि यार आप गलत को गलत नहीं बोलता, सच को सच नहीं बोलता, तो वो भी चीज़ खराब है। फीडबैक हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो फैमिली मेम्बर का उसमें बहुत सारा अच्छा रोल है। ऐसा लग रहा है हमने काम की बातें बहुत कर ली हैं। यस। अब हम थोड़ी सी आपकी लव लाइफ पे आते हैं। तो आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सारे पूछते क्या, सारे बोलते ही हैं कि मनप्रिया और आपकी बॉन्डिंग ऐसी है, लगता है कि लव मैरिज है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। मेरी और मनप्रिया की अरेंज मैरिज है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत फनी। मनप्रिया को मेरा फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत ही फनी इंटरेक्शन रहा, कभी लगा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने मनप्रिया से पहले बहुत रिश्ते देखे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप थोड़े से मशहूर होते हो तो आपको आते भी ज़्यादा, ये लोग अप्रोच भी ज़्यादा करते हैं। सो कभी किसी साथ वो वाइब मैच नहीं करा, क्योंकि मुझे था कि यार जिससे मैं शादी करूँ ना, उसका विजन मेरा विजन मैच करना चाहिए, है ना। उसको भी जो प्यार मेरे अंदर है ना मेरे काम के लिए, उसकी आंखों में मुझे वही दिखना चाहिए। सो बहुत रिश्ते देखे। इनफैक्ट मनप्रिया का पहला रिश्ता था मैं उसमें पहले रिश्ते पसंद कर लिया था मुझे। एंड जब मनप्रिया से मिला ना, मैं अभी भी वो दिन भूलता नहीं हूँ। हमारे फैमिली मेम्बर्स बैठे आसपास बातें कर रहे हैं, और मुझे मेले था कि लड़की तो हो अच्छी, उसके फैमिली मेम्बर की वाइब भी मैच करनी चाहिए। और ऐसा उनसे मिला, ऐसा लग रहा है कि हमारे को दूर के रिश्ते आ रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हाँ हाँ वही कर रहे हैं। एंड उसके बाद मनप्रिया मैंने मीटिंग की। पहली मीटिंग में हम 2 घंटे तक बैठे रहे, बात करते रहे। और उसको मुझे देखो कितना अच्छा लगा, उसको पैशन था मनप्रिया का भी। नेक्स्ट टाइम कमेंट कीजिएगा, मैं मनप्रिया के साथ आएंगे। एंड
उसकी आंखों में मैंने चमक देखी जब मैं कभी भी उसके बात बिजनेस की बात करता था ना कि यार ये हम मेरा ये विजन है, तो मुझे सेम लगता है कि यार उसके अंदर भी वही विजन उसके अंदर है, वो भी उतना ही प्यार करती है उस चीज़ से जिसमें मैं प्यार करता हूँ, एंड वही इतनी फन लविंग है। हमारा घर का माहौल ऐसा है, हम सुबह उठते हैं हंसी मजाक से उठते हैं, सोते हैं तो हंसी मजाक करते करते सोते हैं। तो इसकी फैमिली से, मनप्रिया की फैमिली से भी एंड उनकी उससे भी मुझे ऐसी वाइब है कि हंसी मजाक। एंड एक इंसिडेंट और बताना चाहूँगा, क्योंकि मम्मी मेरे जो मदर इन लॉ है उनसे मेरी अटैचमेंट बहुत अच्छी है। तो हमारी मीटिंग हो रही एंड इनके डैड थोड़े शाई हैं, बोलते नहीं ज़्यादा, चुप रहते हैं। तो सारी मीटिंग होगी, डैड ने कुछ बोला नहीं, तो इनकी मॉम जाते जाते बोलती हैं कि आप भी कुछ बोलो, नहीं तो सोचेंगे गूंगे हैं। तो सिर्फ कुछ बोल लो, उन्हें लगेगा कुड़ी था पियो गूंगा है। वो ये भी सुन रहे हैं। हाँ, हम इतना हंसे मतलब आप कैन यू इमेजिन, क्योंकि आजकल ना लोग शो ऑफ करते हैं, मीटिंग तो कोई करता नहीं है, अगर आप किसी को लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत कम होता है जब आपकी वाइब मैच कर जाए, ऐसा लगे यार तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो लाइफ और इजी हो जाती है। शादी के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? चेंज तो जी ऑब्वियसली मैरिज इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, बहुत लाइफ का बहुत लाइफ पलट जाती है, बट मेरे लिए टचवुड बहुत अच्छा रहा। मनप्रिया ने मुझे बहुत चेंज किया। जैसे मैं थोड़ा बोरिंग हो गया था लाइफ, जब इतने स्ट्रगल देख के आते हो लाइफ में ना, तो ना अब थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं मैं बहुत सोफिस्टिकेट मंगा था, हद से ज़्यादा, बिल्कुल ही ज़्यादा, ठीक है। और मनप्रिया पूरी हवाबाज। हमारी मीटिंग हुई और पहले मीटिंग में मनप्रिया मैं कहा तो बड़ी शरीफ लड़की है, इतना प्यारा सा मुंह है इसका, है बड़ी स्वीट्स लग रही है, बड़ी शरीफ तो है। आपने वो एक स्पेसिफिक चीज क्या देखी कि हाँ मुझे इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है? देखो मैंने देखी नहीं, जहाँ संजोग मैच करते हैं ना वहाँ आपको कुछ समझ नहीं आता, वहाँ आपको कुछ समझ नहीं आता। मैं जो पहली मीटिंग करता ना, मैं मैंने कहा इसने अच्छा बोला, इसने बुरा बोला, ऐसे किया, ये मुझे ऐसे लग रही है, ऑब्वियसली बंदा जज करता है। बट जब मनप्रिया से मिला ना मैं, तो अपना आप ही ऐसे बात बनती गई और मैं बता रहा था मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड एंड बिल्कुल मनप्रिया फर्स्ट मीटिंग में मनप्रिया मुझे बड़ी भोली भाली, मेरे को बड़ी शरीफ बेचारी, ऐसे प्यारा सा मुंह है इसका। तो दूसरी मीटिंग में हम गए रेडिसन होटल, हमने डेट के लिए मिले, वहाँ तो बिल्कुल चुलबुली, बिल्कुल डिफरेंट। मैं कहा मनप्रिया सीट बेल्ट लगा लो, और हमने लगाते सीट बेल्ट। मैं कहा पुलिस वाले पकड़ना था ढुल्लो सीट बेल्ट ऊपर ऐसे। और मैं तो कहती हाँ क्या आप कैसे रहे अपने। तो आपके लिए शॉकिंग नहीं था? शॉकिंग था मेरे लिए, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, पर मुझे मजा आ रहा था, मुझे इतना मजा आ रहा था, ऐसे आपको मजा आ रहा है ना, मुझे इतना मजा आ रहा था यार लाइफ में, मतलब मुझे इसने मेरी लाइफ में वो कलर भर रही थी। जो लाइफ में मेरी इतनी बोरिंग हो चुकी थी एंड मैं जिंदगी में कोई क्लब नहीं गया, तो कहती है आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो? मैं डाइनिंग जाते हैं, वही सूफी जगह चले जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं जो म्यूजिक चल रहा होता है। मैं कोई क्लब गया नहीं, और मनप्रिया ने कोई क्लब छोड़ा नहीं। वो तो मैं गई हुई हूँ, वो वहाँ के उसका कोलैबोरेशन है, अरे मैं 2 बार होके आ चुकी हूँ, वो बेकार है, उसको नहीं जाना। तो हमारा ऐसा था। और अब ये हाल है, मनप्रीत कहती यार नहीं मुझे क्लब नहीं करना, मैं कहा चल उल्टा हो गया, अब मेरे को क्लब को शौक पड़ गया। वो कह रही नहीं बस करो भाई, बस करो और नहीं ज्यादा। यही हिसाब किताब है एंड बस ऐसे ही है, कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, अच्छा ही कहते हैं। मेरे लिए तो मेरे लाइफ में ये चीजें सच्ची में हुआ है कि यार मनप्रिया बिल्कुल अपोजिट, मैं बिल्कुल अपोजिट। और जब मिले है ना, तो कुछ चीज़ें मैंने उसमें इम्प्रूव की है। जैसे वो शुरुआत में थोड़ा सा शाई फील करते थे वीडियो में, है ना, कमेंट्स को सीरियस लेती रही बहुत ज़्यादा एंड अच्छे से बोल नहीं पाते थे, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, उसको मेरे साथ रह के। और मैं थोड़ा सा बोरिंग हो गया था लाइफ में यार, थोड़ा सा उसने मुझे बहुत इम्प्रूव किया, चीयर किया, लाइफ में मेरे कलर भरे बहुत ज़्यादा। अब लाइफ और अच्छी लगती है, अच्छी थी और अच्छी लगती है। तो उनका आपके करियर में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है जी। एक वाइफ का एक हस्बैंड के करियर में इतना बड़ा रोल होता है, वाइस वर्सा, ठीक है, कि अगर आप मेंटली शांत हो ना, खुश हो, तो आप लाइफ में बड़े से बड़ा अचीवमेंट अचीव कर सकते हो। अगर आपका ये चीज़ ठीक नहीं है ना, आपके मन में
चल रहा है कि यार घर जाकर लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आप इतने बड़े से बड़े डिसीजन हम ऐसे ले लेते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि ऐसे ऐसे दो बार उनसे पूछा पूरी फैमिली से पूछा, हाँ ना बस बढ़िया आता है, आपके सामने बैठे हैं। तो आपके लिए रिलेशनशिप और बिजनेस में बैलेंस बनाना कितना टफ है, कितना इजी है? और मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए कि बैलेंस बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना सोचना है, हाँ। सोचना नहीं चाहिए, जस्ट Just गो विद go with द the फ्लो, flow. जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ से बात करो, यहाँ से थोड़ा बाहर जाके यहाँ से बात करो, घर पे यहाँ से बात करो। आपके पास इतने ऑफर्स आते होंगे फ्रेंचाइजी के लिए, तो आप जी। कैसे, किस बेसिस पर उनको एक्सेप्ट करते हैं? Till last year, we have more than 40 franchisee offers all over world. इस साल तो हमारा 50 पार कर चुका है, और इसमें से 20 सिर्फ ओवरसीज हैं, इतना प्यार करते हैं लोग बाहर से। बट इस साल थोड़ा सा हम अपनी फैक्ट्रीज और सेटअप कर रहे हैं जी। ये भी दिस इज थर्ड मोस्ट क्वेश्चन हाँ। कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल आप कब लॉन्च कर रहे हो, हमें आपके लेनी है फ्रेंचाइजी, आपकी हमने लेनी है फ्रेंचाइजी लेनी है आपकी, एंड आप हमें कब सेल कर रहे हो। बट एक साल की और वेट कीजिए आप, अगले साल तक हम अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर देंगे। एंड अगले साल हमारा लंदन में है टूर, एक यूएस में है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं ऑफर्स हैं वो कनाडा, यूएस, लंदन से ज़्यादा जी। सो मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट से शुरू कर लेंगे। पहले एक्चुअली अभी ही हम इतना स्टॉक बना नहीं पा रहे कि कस्टमर को पूरा कर पाए। सो वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ कि 2-3 फैक्ट्रीज और सेटअप करें, इतना स्टॉक है जब हो पाए कि हम बाकी लोगों को स्टॉक दे पाए जी। तो इन सब में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आपके ब्रांड और पर्सनल गोल्स क्या हैं? ये गोल्स नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, नेक्स्ट 5 इयर्स ना आपको वर्ल्ड के सारे टॉप सिटीज में, दुबई जाओगे, दुबई मॉल जाओगे ना, लेबल अमृता मिलेगा आपको, ठीक है। वाओ। एंड कनाडा जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। न्यूयॉर्क जाओगे, वहाँ मिलेगा लेबल अमृता आपको। लंदन जाओगे, सबसे पहले मिलेगा आपको लेबल अमृता, मेरी फोटो साथ में ऐसे आएगी ऐसे करते हुए। एंड ये मेरे गोल नहीं है, मुझे पता होना है, ये होना है, इसलिए हम उसके लिए अगेन मैनिफेस्टिंग, इसलिए हम उसके लिए हबड़ दबड़ नहीं कर रहे। कभी भी लाइफ में ना पुश मत करो अपना भी। लोग अपने काम पे, मुझे अपने काम पे इतना गर्व है, इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है बहुत जल्दी है, पर आएंगे तो फिर आएंगे, धूम धमाका मचा के आएंगे, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी नहीं करते अवेलेबल में तक। तो इन सबके बीच फैशन इंडस्ट्री के नए एंटरप्रेन्योर्स को आपकी क्या सिंसियर एडवाइस है? सबसे मेन एडवाइस तो ये जी, कॉपी करना बंद करो। इतना लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे को, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे कॉपी करते हैं, एक दूसरे को। एक वड़ा पाव खुला तो 1000 वड़ा पाव की रेडियो खुल जाएंगी। एक इन्फ्लुएंसर, एक इंस्टाग्राम पर मशहूर है, उसी का स्टाइल सारे कॉपी करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, ये बहुत गलत है। जिसमें आपकी स्पेशलिटी है ना, जिसके आप लाइन के बिल्कुल कहते हैं कीड़ा बन जाता है बंदा, आपका लाइन जो आपने लाइफ पूरा लाइफ उसमें आपने दे दी है, उसको आप अगर प्रोसीड करोगे, है ना, आपका डिग्निटी और आपके अंदर अपनी डिग्निटी ऑफ वर्क होना चाहिए। जो काम कर रहे हो उसमें प्राउड फील करो, उसी को स्केल अप करो। मैं आजकल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, हर चीज़ में इंस्टाग्राम पे लोग स्केल अप कर रहे हैं। किसी की किराने का स्टोर है, वो भी स्केल, उनके भी 10 लाख फॉलोअर्स हो रखे हैं आजकल। देख के यार अच्छा लगता है कि यार चाहे कपड़े का काम है, चाहे आपका ज्वेलरी का काम है, कुछ भी काम है, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड जिसकी आपको एक्सपीरियंस है ना, पता है यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता, उसमें आपको आगे आज या कल तो बढ़ना ही बढ़ना, ठीक है। एंड कॉपी मत करो, बस मैं तो ये कहूँगा, अपना एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे। वेरी ट्रू। अपने आप को समझो कि मेरे अंदर क्या प्लस पॉइंट है, भगवान ने मेरे अंदर क्या यूनिक दिया है जो बाकी के अंदर नहीं है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अब डांस अच्छा कर सकते हो, नाचो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके रील में आपको लोग जैसे पसंद कर रहे हैं, जो आपके सबसे बड़ी बात, आपको क्लाइंट का फीडबैक क्या आ रहा है, उसको कभी आपने इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले अपना फीडबैक देखो, क्लाइंट क्या मांग रहा है, आपका व्यूअर क्या चाहता है आपसे। मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं जो बिल्कुल स्केल अप कर जाते हैं और बिल्कुल इग्नोर, कि यार कस्टमर ये कह रहा है, बिल्कुल इग्नोर कि मैं तो बड़ा होगा। ओवर कॉन्फिडेंट उस टाइम पे होता है ऑब्वियसली, जब नए नए मुश्किल होते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा उड़ता है, बट नीचे रखो, सोचो कि अभी शुरुआत है, एंड नहीं है। एंडिंग जी। तो अपनी जर्नी को आपको अगर एक लाइन में समराइज करनी हो तो वो क्या होगी? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल,
एंड नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम दो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाइयाँ छोड़ के पूरी ज़िंदगी से हार मान के कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारे, कहते हैं ना कोर्स, ये तुम ये कोर्स नहीं करोगे, कॉलेज नहीं जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज मत जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होता है। आपको कोर्स करते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होता है। बस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। हमारा एक और क्वेश्चन, उन सब लोगों के लिए जो लेबल अमृता को एक ब्रांड नहीं इमोशन मानते हैं, तो उनके लिए आपका एक क्या हार्टफेल्ट मैसेज होगा? उनके लिए बोलूँगा जी थैंक यू सो मच जी, आपका इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आपके फीडबैक के बिना, आपके प्यार के बिना, आपके इमोशंस के बिना, आपके विशेस एंड ब्लेसिंग्स के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हैं तो हम हैं। आप जब आपकी अटैचमेंट हट जाएगी तो लेबल अमृता भी कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप ही के फील्ड के लोग आपसे जेलस करते हैं? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, करते नहीं करते, सुनने मुझे बहुत आया है एंड एक का तो बहुत ज़्यादा ही आया है। बाकी लोग गैस कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, देख लीजिएगा। किसी सेलिब्रिटी ने आपको अप्रोच किया हो या आपको डीएम्स में मैसेज किया हो? हाँ, मुझे यूजुअली पंजाब से डायरेक्टर्स के आते हैं, मुझे बात चल रही है हमारे, एंड रिसेंटली मुझे मुंबई से भी आया है एक डायरेक्टर साहब का, मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए आया है। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ये तो मुझे पता ही है कि कहीं ना कहीं से तो आएगा, आता ही है। एक बार मुझे किसी बहुत बड़े क्रिकेटर का आया मैसेज, डीएम आया, एंड एक दिन पहले ही मैं उनका मैच देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज चल रही थी, उन्होंने सेंचुरी मारी थी एंड बहुत ही क्रिटिकल मैच से बाहर लेके आए थे। सो सुबह उठाऊँ तो उनका डीएम आया, हेलो पाजी, आई एम शॉक्ड। मुझे लगा कुछ ग्लिच आ गया इंस्टाग्राम का, यार क्रिकेटर का मेरे को लिंक ही नहीं है, वो क्या मुझे भेजेगा, सूट का काम है, मैं सूट भेज रहा हूँ, कहा भाई वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। सो मैंने बात देखा, मैं कहा नहीं ये ग्लिच नहीं है, सच्ची में डीएम आया हुआ है। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ एक, प्लीज चेक इट आउट। अब देखिएगा, ठीक है। सो उनका मैसेज आया, हेलो देयर, हाँ जी, मैंने बोला, मैं कहा हेलो जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सेंचुरी मारी है। कह रहे थैंक यू सो मच, आपसे बात करनी है, अपना नंबर दीजिए। नंबर दिया तो उनका फ़ोन आया कि हाँ जी पाजी, मेरी वाइफ आपको बहुत देखती हैं, सो मेरी वाइफ आपकी बहुत फ़ैन है, सो उनके लिए सूट चाहिए थे। तो मैं उसमें भी शौक था, मैं कहा यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, ये किसी को बोलता क्यों नहीं सूट लेने के लिए, फिर वट एवर। सो तो मैंने उनसे पूछा भी, मैं कहा वो ठीक है, मैं आपको अपने मैनेजर से डील कराता हूँ पूरा, वो पूरा अटेंड कर लेंगे उनको, पर आपको समय निकल पाता है रील्स देखने का? कहते समय मेरे पास नहीं निकलता, मुझे वो वीडियो सेंड करती रहती है पूरे दिन आपकी। एंड यही बात हुई, एंड फिर उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि प्लीज़ ये कंटेंट में मत डालना। कोई नो वरीज, कभी आप आओगे हमारे शो में तब आपसे प्रॉपर कंटेंट निकालेंगे। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमें मुंबई के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका हमको मैसेज आया था एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आई लाइक द वे यू शो द प्रोडक्ट्स, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ये बात बोली कि आपकी वॉइस में बेस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो सिर्फ बोलते भी हो वो से बहुत लोग कनेक्ट कर जाते हैं, एंड आपके लिए एक रोल है हमारे पास वेब सीरीज़ पे। सो हमारी टीम की बात चल रही है उनसे, होपफुली फिंगर क्रॉस्ड आपको बहुत जल्दी एक नया सरप्राइज देंगे आप। इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है, इतने ऑफर्स आ रहे हैं, तो कभी बिग बॉस से आपको ऑफर आया? लास्ट ईयर आया था जी हमें, एंड उस टाइम मैं मेंटली रेडी नहीं था, थोड़ा मुझे अपना ब्रांड बिल्डअप पे ज़्यादा फोकस था कि यार ब्रांड इतना आगे जा रहा है, लेट्स सी आगे क्या बनता है, कभी इन फ्यूचर होगा तो देखते हैं, अभी तो नहीं। इतना लोगों का प्यार आपको मिलता है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आपको आते हैं, तो ऑफ कोर्स ट्रोलिंग भी होती होगी, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को? देखो, ट्रोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, ट्रोलिंग को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, समझ के चलते हैं हम। इनफैक्ट मेरी वाइफ मनप्रिया को काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं, बॉडी शेम भी करते हैं, बट इट्स ओके। मैं उसको ये बोलता हूँ, जब नई नई शादी हुई थी ना हमारी, तो वो बहुत दिल पे लेती रही बात को, यार मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मैं वही बोलता हूँ, यार उसको प्यार भी तो बहुत लोग करते हैं, है ना। जब प्यार भी करते हैं तो कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे थे, करना था यार। वैसे मैं इसे बोलता हूँ, तू ट्रोल नहीं हो रही ना, लगता है तेरा पेज कम चल रहा है आजकल। क्योंकि जितना लोग चढ़ते हैं ना ऊपर, उतना लोग ज़्यादा ट्रोल करते हैं। हाँ। मुझे ये फील होता है।
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कर लो यार, आप भी कर लेना। दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। इतनी सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑफ कोर्स आपका इतना नाम है तो वो आती होंगी आपके पास, काफी ट्रायल्स करती होंगी, अपनी ड्रेस भी ऑर्डर कर देती होंगी, और लाइक आफ्टर स्टिचिंग वो एंड मोमेंट पे अगर कैंसिल कर देती हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हम, उनको और ऐसी सिचुएशन हुई भी है आपके साथ? होती है, बहुत सारी होती है। देखो अगर आप इस लेवल तक पहुंचे हो ना, तो समझ लीजिए मेरे लाइफ का हर चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो मुझे क्वेश्चन है ना आपका, सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट हम इसको जरा बढ़ाते ही नहीं बात को, शेयर करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट डाल लेते हैं। आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया बस, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है। आप इतने फेमस हो, आप पार्टीज भी करते हो, तो आप जब भी बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स आपकी इंडस्ट्री के लोग भी आपको मिलते बहुत होंगे। मिलते हैं जी। तो क्या उनका रिएक्शन रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है या फिर वो इग्नोर करते हैं? लाइक क्या आपको रिएक्शन? देखो हमारे टचवुड जो भी हमसे मिलता है ना, सारे हमसे बहुत पॉजिटिविटी से मिलते हैं, एंड अच्छे से मिलते हैं। मुझे आज तक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कोई मेरे साथ आया है, मेरे साथ बैठा है और हमसे बातचीत हुई तो हमको कुछ एटीट्यूड दिखा रहा है, कुछ ही हमारे साथ बेसिक ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। कहता है हम अच्छे हैं तो सारे अच्छे हैं, अगर हम अच्छे हैं तो कोई भी अच्छा नहीं। वन मेल और फीमेल सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू यू दे आर ओवरहाइप्ड। एक मैं बता सकता हूँ आपको, उर्फी जावेद जी जो है वो मुझे लगती हैं, जस्ट बिकॉज मैंने उनका कंटेंट देखा नहीं। यूजुअली देखता हूँ कि मैं जस्ट फोटोज खिंच रही होती है उनकी, एंड अभी उनका एक फिलहाल रिसेंटली मैंने उनका एक रियलिटी शो भी देखा था, उसमें मुझे डिजर्विंग कम लगी थी, वो जीती थी वो। रेबल किड जो है, मुझे वो मेरी फेवरेट थी, मुझे लगता था कि वो डिजर्व करती हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने सारे प्रेडिक्शंस शुरुआत से ज़रा बेटर दिए थे इनके मुकाबले। मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, बाकी कुछ लगे तो सॉरी यार। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको लगता है कि अंदर से कुछ और है और दिखाता कुछ और है? ओह, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। देखो ऐसे तो मेरा कुछ किसी का ऐसे पर्सनल इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट मुझे एक बार चीज़ फील हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग इसे कमेंट कर देंगे। एक रियलिटी शो है जिसमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, उसमें एक ब्यूटी ब्रांड आया था, एंड उनकी अच्छी टर्नओवर थी, सब कुछ बढ़िया था। उनको बस इस बेसिस में मना कर दिया कि मेरे कलीग का सेम बिजनेस है तो मैं आपसे बिजनेस नहीं कर सकता, या आपको मैं फंडिंग नहीं दे सकता। तो मुझे बड़ा ऑड लगा कि आप इस प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पर आपने बिजनेसमैन को ही, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, और ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो, तो मुझे जस्टिफाई नहीं लगा। क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर जाता है ना किसी प्लेटफॉर्म में, तो और ही इज डूइंग वेरी गुड, और ऊपर से ये चीज़ सुनने को मिले तो मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम शॉक्ड कि किसी लोगों ने बात उठाई नहीं, बात उठी बैठ गई। अब नाम मैं डायरेक्टली लूँ ना लूँ, नो चीज़ से कमेंट कर देंगे। आफ्टर गेटिंग इंस्टेंट फेम, बहुत सारे लोग हैं आपकी इंडस्ट्री के जो खुद को सेलिब्रिटी मानने लगते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैंने खुद तो कभी कभी ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग मेरे शो में आके बोल के आते हैं बात वाले रिगार्डिंग सेवरल जो मेरे फील्ड के बंदे हैं। मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा तो यही दूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे लगता है वो है तो मैं हूँ तो वो हैं। पूरी टीम गेम होती है, एंड मैं तो अपने कस्टमर को भगवान मानता हूँ जी। कुछ कस्टमर आता भी तो हाथ जोड़ के बात करता हूँ, एंड हाथ जोड़ के उनको सी ऑफ करता हूँ, क्योंकि इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एंड मच मोर टू गो। इतना प्यार देते हैं, बस मैं ही बोलना चाहूँगा, बाकी तो सारे खुद बहुत समझदार हैं। हमारी ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने सोने मुंडे का सेलिब्रिटी क्रश कौन है? यार पटुआ हो गया मुझे क्रश तो कैसे क्या बोलूँ, मैं एडमायर करता हूँ काफ़ी लोगों को, एंड एक है पारू गुलाटी जी हैं, निश शेयर उनका ब्रांड है, मैं उनको बहुत अडोर करता हूँ। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड वो शो में भी गई थी, किसी वही जो शो की बात कर रहा था, वहाँ पे सबको फाड़ के आई थी वो। अच्छा लगा कि एक लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो ब्रांड को इतना आगे लेके जा रही है। We all know you are a big fan of दिलजीत दोसांझ। आप उनके कॉन्सर्ट में भी गए थे, आपकी वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी। बट एमिड द इंडिया पाकिस्तान फाइट उन्होंने अपनी मूवी रिलीज करी, वो भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, तो आपका इस पर क्या टेक है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं जी, जितने भी दिलजीत के फैन हैं, आई एम
ह्यूज फैन ऑफ दिलजीत। इनफैक्ट मैं नहीं, मेरे घर पे सारे, इनफैक्ट मेरी छोटी सी भतीजी है क्यूट सी, वो भी बहुत फैन है। मतलब रोटी नहीं खाती, दिलजीत गाना नहीं बजता, रोटी नहीं खाती वो, मैं भी फैन हूँ। है ना। बट बीइंग अ फैन ना, तो मुझे लगता है वो भी फैंस के फीडबैक को बहुत देते होंगे, है ना। और आगे भी जो कंसर्ट होंगे मैं उस पर भी जाऊँगा, उनमें बेझिझक जाऊँगा। बट सही को सही, गलत को गलत बोलना तो हमारा फर्ज बनता है ना। तो मेरे हिसाब से तुमको नहीं लेना चाहिए था। एंड अगर शूटिंग हो भी चुकी है सारी, अगर प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर भी है कि रिलीज करना है, तो डिले करना चाहिए था, क्योंकि इतनी हीट ऑफ द मोमेंट में सेंटिमेंट हर्ट तो होते ही हैं। एंड इमेजिन, और जो लोग डिफेंड भी कर रहे हैं तो उनको ये भी इमेजिन करना चाहिए कि यार अगर जो हमला हुआ था, आप जो मैसेकर कह सकते हैं, हमला क्या कहेंगे उसको, मैसेकर जो हुआ था पहलगाम में, उसमें हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो उसमें क्या बीत थी। इनफैक्ट जब भी कश्मीर में बात हुई थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ जस्ट एक हफ्ते पहले होके आई थी कश्मीर। तो मैंने वो चीज़ फील की, यार मेरी अब जस्ट मेरी मदर इन लॉ कश्मीर गई हैं, इतना बड़ा मैसेकर हो गया, तो बंदा यार झंझोड़ जाता है पूरा। बट ये हमारा इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेना प्लीज। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर सम फायरी राउंड, ओह, रैपिड फायर राउंड। ड्रीम सेलिब्रिटी यू वुड लव टू स्टाइल? प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा नाम किया है, तो मैं चाहूँगा कि वो अगर हमारा लेबल अमिता वेयर करेंगे तो बॉलीवुड छोड़ो हॉलीवुड तक हमारा लेबल अमिता पहुँच जाएगा। An outfit that defines label Amrita? Every single outfit is our specialized and trending. लेबल अमिता जो भी पोस्ट करता है वो ट्रेंड में चलाता है। स्टिल अनारकली is our specialties. One habit that keeps you grounded? अपने फैमिली मेम्बर से बात करना, एंड दूसरी बात अपने कस्टमर्स को अपने फैमिली मेम्बर समझना। Favorite city for fashion inspiration? जहाँ तक मैं गया हूँ, इस्तांबुल। Business या family पहले कौन? फैमिली। 3 words for label Amrita. हाय, कैसे हैं आप सब? Most emotional client moment? ये तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो कोई एक? मैंने बताया था जैसे आपको, एक लेडी आके हम हमारे पास दे फेल्ट कि मैं उनको ब्रदर हूँ, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग मिसिंग हर ब्रदर। एंड वो था, बच्चे बहुत ज़्यादा आके मिलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। एंड मुझे अभी एक चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। रिसेंटली मैंने ऐसे कर्सिव टी शर्ट्स पहननी शुरू की हैं, तो मुझे बच्चे ये फोटोज भेज रहे हैं अपनी, कि मेरे को एक लेडी आके बोला कि मेरे जो बच्चा है वो उसने अपनी सारी शर्ट्स काट ली है अपनी स्लीव्स वाली, कि उसने कहा ये सिमरन ऐसे पहन रहा तो मैं वैसे पहनूंगा। What an inspiration. तो इसमें बड़ा लगता है यार, चलो बहुत अगर आपके आउटफिट्स का टैगलाइन होता तो क्या होता? लग्जरी मीट्स पेशेंस या फिर नॉट फॉर बार्गेन हंटर्स? लग्जरी मीट पेशेंस। कोई एक फैशन ट्रेंड जो देख के लगता है भगवान बचाए? ये तो आजकल बड़े देखे मैंने आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के आते कोई हैं। एक? नाम ले दूं? हाँ। उर्फी जावेद। जो पहन के आती है तो भगवान ही बचाए। आपके शोरूम के बाहर अगर बॉयफ्रेंड्स वेटिंग एरिया बन जाए तो कौन सी सर्विसेज ऑफर करेंगे? उनके लिए फिर बोलेंगे जी आपको सेल्फी मिलेगी, क्योंकि उनकी सारी गर्लफ्रेंड से मेरे सेल्फी की वेटिंग कर रही होती है। कि जाओगे ना, उसका फोटो जब जाओगे ना तो सिमरन के साथ फोटो जरूर खिंचा के आना। हिडन टैलेंट क्या है आपका? ओह, सिंगिंग। अगर फैशन में नहीं होते तो कौन सी इंडस्ट्री आपका चार्म देख रही होती? अगर फैशन में नहीं होता तो हो सकता है मैं IT सेक्टर में होता, अगर मैं उस टाइम जॉब कर लेता। सच सच बताएं, कितनी बार फेक स्माइल दी है जब क्लाइंट कहता है थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है ना? एवरी टाइम। क्राउडेड डे पे आपकी टीम का एक वर्ड में डिस्क्रिप्शन? ज़ेन मॉन्क्स, हेडलेस चिकन्स या ड्रामा क्रू? मेरा तो ड्रामा क्रू ही बन जाता है। मुझे बोलते सर तेल ला दो सर, पैर में थोड़ा मालिश कर लेते अपनी। आपकी टीम में सबसे ज्यादा गॉसिप किस कॉर्नर में होती है? पैकेजिंग, ट्रायल रूम या पैंट्री? पैकेजिंग वाले। वन मिथ अबाउट फैशन बिजनेस? वन मिथ अराउंड फैशन बिजनेस की, यार ये तो बड़ा आसान है, करना है क्या, सूट पहनो बेचो। बट ऐसा नहीं है, इट्स टेक लॉट मोर स्ट्रगल एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। एंड मेरे हिसाब से फैशन इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें अगर आपके अंदर फैशन सेंस नहीं है ना,
क्योंकि इतनी फास्ट फैशन है, अगर आपने आज जो डिज़ाइन डाला है वो अगले महीने तक वो वैलिड नहीं रहता, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। बताया था ना, लड़कियां एक चीज़ को एक बार पहनती हैं, दूसरी बार कहती है तो पहन तो चुकी हूँ, दोबारा नहीं पहनना है मैंने। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर फैशन सेंस है तब आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक ब्लॉक कर लेंगे आप। मेरे पास तो इनफैक्ट शोरूम में हर रोज़ लेडीज़ आती हैं मेरे पास, एंड किसी का साउथ ऑक्स पे शोरूम है, वो क्लोज करके आती हैं कि हमने डाला स्टॉक, हमसे कुछ ले लो, स्टॉक ले लो। मैं कहा दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि हमने शॉप खोली, क्लोज़ की, शॉप खोली, क्लोज़ की। कोई बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, तो कुछ भी काम करते हो सोच समझ के, या फिर स्लो एंड स्टडी। पहले लंबा हाथ में मारो, धीरे 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 धीरे, भगवान सब कुछ देखता है, मेहनत करोगे आगे जाओगे। Chaliye, that brings us to the end of again inspiring episode of Edge Talks. A big thank you to Simranpreet Singh for sharing truth behind hustle, emotion behind the brand, and the future yet to be unfold. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने बात डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। कमेंट कीजिएगा कौन कौन से आपको चीज़ें पूछनी है रिगार्डिंग लेबल अमृता, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे वो कर सके। एंड मनप्रिय को लेके आना चाहिए, ये बता दीजिएगा। If you found this episode real and inspiring as we did, then please like, follow, and subscribe Edge Talks for more untold stories. Until then, keep it real, keep it raw as always. Thank you. थैंक यू।